जय श्री श्याम माय डियर फ्रेंड्स, एज यूजुअल यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज रिवीजन सेशन। फ्रेंड्स, आज का ये जो रिवीजन सेशन है इसमें हम एक अनदर रेलिवेंट टॉपिक दैट इज असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट चैप्टर को रिफ्रेश करने जा रहे हैं। एक्चुअली पास्ट एग्जाम ट्रेंड को अगर बेस बनाया जाए तो जो आपको डीटी का पेपर दिया जाता है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है 8 मार्क्स का, वो जनरली ट्रस्ट चैप्टर पर ही बेस्ड आपको दिया जाता रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स ट्रस्ट चैप्टर में सबसे पहले आप रिकॉल कीजिए कि जो पब्लिक ट्रस्ट है उनको लॉ मेकर्स ने सेक्शन 11 एंड 12 में हैवी एग्जामिशन दे रखी हैं, लेकिन ऐसे पब्लिक ट्रस्ट जिनका जो ऑब्जेक्ट है वो रिलीजियस या चैरिटेबल नेचर का होना चाहिए। तो कोई ट्रस्ट रिलीजियस ट्रस्ट कब कहलाएगा, कब उसका पर्पस रिलीजियस ट्रीट किया जाएगा, जब वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए क्रिएट हुआ हो। जैसे कोई मंदिर के लिए ट्रस्ट बना दिया, मतलब हिंदू रिलीजन की प्रमोशन के लिए ट्रस्ट क्रिएट हुआ, तो इस तरह के जो ट्रस्ट है वो रिलीजियस पर्पसेस वाले ट्रस्ट कहलाते हैं, एग्जामिशन के लिए एलिजिबल बन पाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि भला किसी ट्रस्ट का पर्पस चैरिटेबल कब ट्रीट किया जाएगा। तो लॉ मेकर्स ने इस रिलेशन में माय डियर फ्रेंड्स जो मीनिंग है वो सेक्शन 2 क्लॉज 15 में हमें दे रखा है, जिस पर बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी दिया जाता रहा है। तो रिकॉल कीजिए चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन जो इंक्लूसिव सेंस में यहां गिवन है उसमें रिलीफ ऑफ द पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, योगा। इसके अलावा अगर हमारे एसोसिएट ट्रस्ट प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट के की एक्टिविटी में एंगेज है, या प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, मतलब क्या कि अगर कोई आर्टिस्टिक या हिस्टोरिक इंपोर्टेंस का कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मेमोरियल प्लेस के प्रिजर्वेशन में हमारे ट्रस्ट एंगेज्ड हैं, लाइक ताजमहल वगैरह के प्रिजर्वेशन में एंगेज्ड हैं, तो उनका पर्पस चैरिटेबल कहलाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी भी कवर्ड है, कि अगर हमारी एसोसिएट ट्रस्ट जनरल पब्लिक के यूज के किसी पर्पस को, जनरल पब्लिक यूटिलिटी मतलब जनरल पब्लिक के यूज के किसी अदर ऑब्जेक्ट मींस किसी पर्पस के एडवांसमेंट मतलब उसको अचीव करने में अगर एंगेज्ड है, तो उस तरह का केस भी यहां कवर्ड है। एग्जांपल वगैरह तो हम रेगुलर बैच में डिस्कस कर पाते हैं, कॉन्सेप्चुअली बस आप एग्जाम के लिए इतना कैरी करें कि हां चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन में लॉ मेकर्स ने एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी को भी कवर कर रखा है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन, मतलब इसमें एक प्रोविजो भी गिवन है कि अगर आपकी एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी की जो एक्टिविटी है अगर ये ट्रेड, कॉमर्शियल और बिजनेस एक्टिविटी इंवॉल्व करती है, जैसे आप किसी भी कंसीडरेशन के बदले में अगर कैरी ऑन कर रहे हैं, तो आपको इस कंसीडरेशन से होने वाली इनकम को वो ट्रस्ट किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उसे रिटेन कर रहे हैं, ये इररिस्पेक्टिव है। अगर आपकी ये एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी की एक्टिविटी ट्रेड, कॉमर्शियल और बिजनेस एक्टिविटी अगर इंवॉल्व करती है, जिसे आप कंसीडरेशन के बदले में कैरी ऑन कर रहे हैं, तो फिर आप चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन से बाहर। ओके, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन रिकॉल कीजिए कि हां अगर वो ट्रेड, कॉमर्शियल, बिजनेस नेचर की मतलब कंसीडरेशन के बदले में जो आपने एक्टिविटी कैरी ऑन की, अगर वो आप अपने मेन ऑब्जेक्ट मींस एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के कैरी आउट किए जाने के दौरान ही अगर आपने वो कंसीडरेशन के बदले में जो एक्टिविटी है वो अंडरटेक की है, एंड मेनली आपको इस तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटी से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन एग्रीगेट जो रिसीट्स हुई हैं वो आपकी उस प्रीवियस ईयर की टोटल रिसीट्स के 20% से अगर क्रॉस नहीं कर रही है, तो बात बन जाएगी, आपका चैरिटेबल पर्पस कंटिन्यू कहलाएगा, आपको इस चैप्टर में जो एग्जामिशन है वो मिल पाएगी। लेकिन पक्की बात है ना फ्रेंड्स कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में हमारे एसोसिएट ट्रस्ट की वो कमर्शियल रिसीट्स उनकी टोटल रिसीट्स के 20% से अगर क्रॉस कर गई, तो फिर उस केस में उस पर्टिकुलर ईयर में उन्हें ट्रस्ट चैप्टर में जो एग्जामिशन है वो अवेलेबल नहीं हो पाएगी। लेकिन केवल इस वजह से, किस वजह से, कि उनकी उस साल में कॉमर्शियल रिसीट्स टोटल रिसीट्स के 20% से क्रॉस कर गई हैं, केवल इस वजह से कमिश्नर के द्वारा उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल नहीं किया जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स चलो हमारे जो एसोसिएट ट्रस्ट है मान लेते हैं वो पब्लिक चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट है। ओके, उनको आप कौन सी इनकम से जो यहां पर एग्जेम्प्ट करोगे, तो वो एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल इनकम रिकॉल कीजिए। देखिए, अगर ट्रस्ट के पास में कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसे ट्रस्ट ने चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए अगर हेल्ड किया है, तो उस प्रॉपर्टी से ड्राइव की गई इनकम हम उतनी एग्जेम्प्ट करेंगे जितनी वो इन पर्पसेस के लिए इन इंडिया अप्लाई कर देंगे। तो नॉर्मली फॉरेन एप्लीकेशंस एग्जामिशन के लिए क्वालिफाई नहीं करते, लेकिन वो बात अलग है कि अगर वो ट्रस्ट इंटरनेशनल वेलफेयर के लिए क्रिएट हुआ है, तो इंटरनेशनल वेलफेयर के लिए क्रिएट किए गए ट्रस्ट में हेल्ड की गई प्रॉपर्टी से ड्राइव की गई जो इनकम है वो आउटसाइड इंडिया भी इन पर्पसेस के लिए अगर अप्लाई की जाएगी, तो वो भी एग्जामिशन के लिए एलिजिबल बन पाएगी। देन माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे ट्रस्ट को डोनेशन रिसीव हुए हैं, मतलब वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव
रिसीव हुए हैं, तो अगर वो इस स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ मिले हैं कि वो ट्रस्ट के कॉर्पस का फॉर्मिंग पार्ट बनेंगे, तो फिर ऐसे केस में तो वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जिनको हम कॉर्पस डोनेशन कहते हैं वो ट्रस्ट के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। हां, एक कंडीशन है क्या कि ट्रस्ट को उन कॉर्पस डोनेशंस को सेक्शन 11(5) में जो स्पेसिफाइड मोड्स उनमें से किसी मोड में इन्वेस्ट और डिपॉजिट करना होगा और उसे इन्हीं कॉर्पस डोनेशन के लिए स्पेसिफिकली उन्हें मेंटेन करना होगा। जैसे बैंक में उन्होंने कोई सेविंग अकाउंट ओपन किया तो किस लिए कि बस जो कॉर्पस डोनेशंस आएंगे वो इसमें डिपॉजिट किए जाएंगे। ओके, लेकिन अगर सपोज डोनर ने डोनेशन देकर छोड़ दिया, उसने ऐसी कोई डायरेक्शन अटैच नहीं किया कि ये ट्रस्ट के कॉर्पस का फॉर्मिंग पार्ट ही बनेंगे, उन्होंने तो बस डोनेशन देकर छोड़ दिया, तो ऐसे केस में वो ट्रस्ट के लिए प्रॉपर्टी से डिराइव्ड इनकम माने जाएंगे। प्रॉपर्टी इनकम जिस तरह से इन इंडिया जितनी आप अप्लाई करते हो उतनी एग्जेम्प्ट हो पाती है, उसी तरह से ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट बन पाएंगे। देन माय डियर फ्रेंड्स, अगर ट्रस्ट ने चैरिटेबल यूज पर्पसेस के लिए हेल्ड की प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफर किया तो उस पर जो कैपिटल इनके नेचर की इनकम हुई उसका क्या? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ट्रस्ट ने उस कंसीडरेशन को फुल्ली अगर चैरिटेबल यूज पर्पसेस के लिए हेल्ड की गई किसी नई प्रॉपर्टी को एक्वायर करने में अगर इन्वेस्ट कर दिया है, तो अगर उन्होंने पूरा नेट कंसीडरेशन अगर नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया तो उनको वो पूरा कैपिटल गेन में एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन अगर उनके द्वारा कंसीडरेशन को पार्टली ही अगर इन्वेस्ट किया गया है नई प्रॉपर्टी में, तो फिर उस केस में हम चेक करेंगे कि जो उन्होंने पहले असेट चैरिटेबल यूज पर्पसेस के लिए हेल्ड कर रखी थी उसकी क्या कॉस्ट थी और अब नई असेट उन्होंने कितने की खरीदी, तो जितना एडिशनल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पब्लिक होगा उस हद तक उन्हें एग्जेम्पशन यहां मिल पाएगी। और एग्जेम्पशन से कुछ अदर रेलेवेंट पॉइंट्स मैं आपको रिकॉल करा दूं कि जो एग्जेम्पशन है वो ट्रस्ट के एप्लीकेशन पर बेस्ड है। ट्रस्ट जितनी इनकम चैरिटेबल यूज पर्पसेस के लिए अप्लाई करेगा उतनी एग्जेम्पशन वो ले पाएगा। तो यहां पर एप्लीकेशन में किस तरह के केस इंक्लूडेड है, जैसे ट्रस्ट अगर कोई रेवेन्यू पर्पस के लिए अगर अपनी इनकम को अप्लाई करे, यस, अगर ट्रस्ट के द्वारा रेवेन्यू पर्पस के लिए अपनी इनकम अप्लाई की जाए, जैसे ट्रस्ट ने सपोज रेंटेड बिल्डिंग में वो हॉस्पिटल रन कर रहे हैं तो उसका जो रेंट जा रहा है, जो स्टाफ रखा है, उनको सैलरी जा रही है, उसमें ट्रस्ट की अपनी इनकम यूटिलाइज होती हुई हमें नजर आ रही है, तो ट्रस्ट के वो रेवेन्यू एप्लीकेशंस यहां पर एग्जेम्पशन के लिए क्वालिफाई करेंगे। इसी तरह से ट्रस्ट ने अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक कोई एसेट परचेज की है तो कैपिटल पर्पस में भी की गई इनकम का एप्लीकेशन यहां पर एग्जेम्पशन के लिए क्वालिफाई करेगा। लेकिन अगर आपने किसी एसेट का एक्विजिशन एप्लीकेशन बेस्ड अगर क्लेम कर लिया है तो फिर आप उस एसेट पर अगेन सेम या अदर ईयर में डेप्रिसिएशन चाहेंगे तो डबल बेनिफिट आप हमसे नहीं ले पाएंगे। सेक्शन 11(6) में लॉ मेकर्स ने जो रेस्ट्रिक्शन है वो लगा रखी है। अब हम आपको एप्लीकेशन बेस्ड एग्जेम्पशन दे रहे हैं ना, तो मतलब आपको एग्जेम्पशन उसी प्रीवियस ईयर में मिलेगी जिस प्रीवियस ईयर में आप सम को एक्चुअली अप्लाई करोगे, मतलब पे करोगे, राइट। ट्रस्ट का मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, उनकी लायबिलिटी टू पे सच सम किस ईयर में इनकर हो गई है, मतलब किस ईयर में उनका एक्सपेंस पेबल बन गया है, ये इररेलेवेंट है। ओके, हम तो आप कोई भी सम केवल तभी उस ईयर में आपका एप्लीकेशन ट्रीट करेंगे जिस ईयर में आप उसका एक्चुअल पेमेंट में करते हुए नजर आएंगे। देन ट्रस्ट को अगर कोई कॉर्पस डोनेशन मिलता है, ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन की रिसीट एग्जेम्प्ट होती है। अभी आपने माय डियर फ्रेंड्स एग्जेम्प्टेड इनकम में रिफ्रेश की, तो आप कॉर्पस डोनेशन की रिसीट को ट्रस्ट जब आगे चैरिटेबल यूज पर्पसेस में अप्लाई करेंगे तो क्या उस एप्लीकेशन की वो अगेन एग्जेम्पशन ले पाएंगे, जिससे तो डबल बेनिफिट हो जाएगा। तो लॉ मेकर्स ने क्लियरली ये मेंशन किया, रिकॉल कीजिए प्लीज, कि अगर ट्रस्ट कॉर्पस फंड से अगर कोई अमाउंट विड्रॉ करके चैरिटेबल यूज पर्पसेस के लिए अगर अप्लाई करेगा तो फिर वो एप्लीकेशन वाले ईयर में उनके लिए अगेन एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं बन जाएगा। लेकिन यह पक्की बात है कि आपने जिस एप्लीकेशन की एग्जेम्पशन अभी नहीं दी, क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉर्पस से विड्रॉ किए गए अमाउंट से उस अमाउंट पर्पस को सॉल्व किया है, मतलब उस एप्लीकेशन को अंजाम दिया है। लेकिन इस एप्लीकेशन की एग्जेम्पशन आप ट्रस्ट को तब देंगे जब वो उस कॉर्पस का रिस्टोरेशन करेंगे, मतलब कॉर्पस से अमाउंट विड्रॉ किया, ओके, उसको चैरिटी के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन वाले ईयर में आपने उनको अलाउ नहीं किया, लेकिन जब वो कॉर्पस का रिस्टोरेशन करेंगे, मतलब अमाउंट डिपॉजिटेड बैक करेंगे, हां, उस ईयर में वो विड्रॉन से किए गए एप्लीकेशन की डिपॉजिटेड बैक वाले ईयर में एग्जेम्पशन ले पाएंगे। सिमिलरली रिकॉल कीजिए, अगर ट्रस्ट कोई लोन या बोरोइंग से अगर कोई इनकम चैरिटेबल यूज पर्पसेस के लिए खर्च करता है तो वो उसे लोन और बोरोइंग से किया गया जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन बेस्ड एग्जेम्पशन के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। लेकिन ये पक्की बात है क्या कि जो आपने अभी लोन और बोरोइंग से किया
गया एप्लीकेशन ने अलाउ नहीं किया था, वो उस ईयर में उनको आपके द्वारा अलाउ किया जाएगा जिस ईयर में वो उस लोन बोरोइंग का रीपेमेंट करते हुए नजर आएंगे। तो वो जिस प्रीवियस ईयर की इनकम को आगे लोन बोरोइंग के रीपेमेंट में जितना यूटिलाइज करते हुए नजर आएंगे, उस ईयर में आपका वो अमाउंट चैरिटी यूज पर्पसेस के लिए एप्लीकेशन में आएगा, एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल बन जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, अगर आप कॉर्पस से किए गए एप्लीकेशन की रीस्टोरेशन वाले ईयर में एग्जामिशन चाहते हो, या अगर आप लोन बोरोइंग से किए गए एप्लीकेशन की लोन बोरोइंग के रीपेमेंट वाले ईयर में अगर एग्जामिशन चाहते हो, तो आपको एग्जामिशन तभी मिलेगी जब आपने कॉर्पस से जब अमाउंट विड्रॉ किया था या लोन बोरोइंग से जो आपने अमाउंट चैरिटी के लिए खर्च किया था, उस एप्लीकेशन के टाइम पर फॉलोइंग जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो। अब किस तरह की कंडीशन यहां पर बताएगी कि जब आपने एप्लीकेशन किया था ना, वो कॉर्पस से अमाउंट विड्रॉ करके या लोन बोरोइंग से, वो आपने कॉर्पस डोनेशन देने में किसी ट्रस्ट को यूटिलाइज ना किया हो, अगर टीडीएस डिडक्टेबल था तो वो डिडक्ट किया गया हो, अगर आपने वो अमाउंट 10,000 रुपीज से ज्यादा अगर पे किया है तो वो अदर देन कैश आपने पे किया हो, कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। एक्चुअली हम जिस ईयर में आपने अमाउंट एक्चुअली पे किया होगा उस ईयर में आपको एप्लीकेशन की बेस्ड एग्जामिनेशन आगे दे पाएंगे, रीस्टोरेशन वाली ईयर या लोन रीपेमेंट वाली ईयर में। एक्चुअली जो एप्लीकेशन है वो सेक्शन 13 में जो स्पेसिफाइड पर्संस कवर्ड है उनके डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट के लिए यूटिलाइज ना हुआ हो, और आउटसाइड इंडिया पर्पसेस के लिए वो अमाउंट यूटिलाइज ना किया गया हो। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप इंटरनेशनल वेलफेयर के लिए अगर क्रिएटेड है तो बोर्ड की अप्रूवल से आप जो अमाउंट है वो आउटसाइड इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तो हम आपको ये कंडीशंस उस ईयर में, किस ईयर में, जिस ईयर में आपने कॉर्पस से जो एप्लीकेशन किया था या लोन बोरोइंग से जो आपने चैरिटी यूज पर्पसेस के लिए अमाउंट स्पेंड किया था, उस ईयर में ये कंडीशंस फुलफिल अगर हुई होंगी तो हम आपको कॉर्पस के केस में रिस्टोरेशन वाले ईयर में और लोन बोरोइंग के केस में रीपेमेंट वाले ईयर में जो एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन है वो दे पाएंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, रिकॉल कीजिए, आपको कॉर्पस से किया गया जो एप्लीकेशन है या लोन बोरोइंग से किया गया जो एप्लीकेशन है वो तभी आपको लागू होगा जब आप कॉर्पस के केस में रिस्टोरेशन मतलब डिपॉजिट बैक और लोन के केस में रीपेमेंट विद इन 5 इयर्स कर देंगे। तो जिस भी ईयर में आपने अमाउंट चैरिटी के लिए स्पेंड किया था उस ईयर के क्लोज होने से नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर अंदर जो रिस्टोरेशन मतलब डिपॉजिट बैक या लोन के केस में रीपेमेंट है वो हो जाना चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, हम तो 1 अप्रैल 2021 से इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लाए ना कि कॉर्पस से किया गया जो कॉर्पस से की गई कॉर्पस से अगर आपको अमाउंट विड्रॉ करते हैं और उससे चैरिटी में खर्च करते हैं तो अभी आपका चैरिटी के लिए एप्लीकेशन वो अलाउ नहीं किया जाएगा। कब किया जाएगा? डिपॉजिट बैक वाले ईयर में। ये हम तो लॉ 1 अप्रैल 21 से लाए, तो अगर 31 मार्च 2021 को इससे पहले अगर आपने कॉर्पस से अमाउंट विड्रॉ करके अगर अप्लाई कर लिया था तो तब तो आपने एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन ले ली होगी ना। इसी तरह से लोन बोरोइंग से अगर आपने 1 अप्रैल 21 से पहले अगर अमाउंट अगर चैरिटी के लिए अप्लाई कर दिया होगा तब तो आपने एग्जामिनेशन ले ली होगी ना। तो फिर हम आपको रिस्टोरेशन वाले ईयर में या लोन बोरोइंग के केस में रीपेमेंट वाले ईयर में अगेन बेनिफिट अलाउ नहीं कर पाएंगे। हां, ऐसे केस में हम आपको रिस्टोरेशन वाले ईयर या रीपेमेंट वाले ईयर में अगेन जो बेनिफिट है वो नहीं दे पाएंगे। एमटीपी 2 में माय डियर फ्रेंड्स हमने जो ट्रस्ट बेस्ड क्वेश्चन था उसमें इस तरह का जो पॉइंट है वो डिस्कस किया भी था। और रिकॉल कीजिए, अगर कोई ट्रस्ट किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर एक्सेस एप्लीकेशन अगर चैरिटी यूज पर्पसेस के लिए कर देता है तो क्या उसका वो सब्सिक्वेंट ईयर में फायदा ले पाएगा? नहीं, उस एक्सेस एप्लीकेशन का उन्हें सब्सिक्वेंट ईयर में कोई सेट ऑफ नहीं दिया जाएगा। ओके, मतलब यहां कोई कैरी फॉरवर्ड इन सेट ऑफ की फैसिलिटी नहीं है। ओके, देन माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे एसएससी ट्रस्ट अगर इस ट्रस्ट चैप्टर में रजिस्टर्ड ट्रस्ट या 1023C में अप्रूव्ड एंटिटी को अगर कोई डोनेशन दे तो नॉर्मली वो चैरिटेबल इनकम का एप्लीकेशन कहलाता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन रिकॉल कीजिए फ्रेंड्स कि अगर आपने सामने वाले को डोनेशन इस डायरेक्शन के साथ दिया है कि वो अगर आपने सामने वाले को डोनेशन इस डायरेक्शन के साथ अगर दिया है कि वो उस रेसिपिएंट ट्रस्ट के कॉर्पस का फॉर्मिंग पार्ट बनेगा, मतलब वो उसकी 11(1)D में जो एग्जामिनेशन है वो ले पाएंगे, तो फिर आपका वो पेमेंट आपको एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब फिर वो पेयर के लिए जो डोनेशन पेमेंट है वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम में नहीं आएगा। मतलब क्या
कि अगर हमारे एसएससी मान लेते कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन्होंने सपोज इसी ट्रस्ट चैप्टर में रजिस्टर्ड किसी अनदर चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई डोनेशन दिया, ओके, तो अगर वो कॉर्पस डोनेशन के तौर पर अगर नहीं दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन डोनर ट्रस्ट को डोनेशन मेड की मिल पाएगी। लेकिन याद कीजिए फ्रेंड्स, फाइनेंस एक्ट 2023 की अमेंडमेंट क्या कि केवल हम एक्चुअली एक ट्रस्ट अगर किसी दूसरे ट्रस्ट को अगर कोई डोनेशन देगा तो ऐसे केस में जैसे 100 रुपीज अगर डोनेशन दिया तो जो दूसरा ट्रस्ट है वो 15% की जो एडॉक डिडक्शन है वो यहां पर ले पाएगा, पक्की बात है। 15% की जो एडॉक डिडक्शन है वो सामने वाले ट्रस्ट को अलाउ होनी है, ओके, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो फिर अब ऐसे केस में जो डोनर ट्रस्ट है इसको पूरे 100 का अगर फायदा देंगे तो इस 100 के रिस्पेक्ट में 115 का जो बेनिफिट है वो ये ले जाएंगे, है ना, दोनों ट्रस्ट मिला के, ओके। अगर डोनर ट्रस्ट ने 100 का अगर डोनेशन दिया तो इसको पूरा 100 का बेनिफिट अगर अलाउ कर दिया जाएगा तो सामने वाला जो ट्रस्ट है वो 15% का एप्लीकेशन ले पाएगा, तो ऐसे तो 115 का जो फायदा है वो पहुंच जाएगा। तो इसको खत्म करने के लिए लॉ मेकर्स ने क्या लॉ में ला दिया कि अब ऐसे केस में केवल 85% की ही 85% ऑफ डोनेशन मेड, केवल 85% की हद तक की ही जो डिडक्शन है वो एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन के तौर पर डोनर ट्रस्ट को अलाउ की जाएगी, ओके, राइट फ्रेंड्स। आई होप आपको ये बात रिकॉल हो गई होगी। और इस अमेंडमेंट का कॉर्पस डोनेशन पर तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, कॉर्पस डोनेशन तो फुल्ली डिसअलाउड होते हैं, मतलब डिसअलाउड इन द सेंस एप्लीकेशन के लिए एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, राइट। अच्छा, अब यहीं पर एक चीज आपने और रिकॉल करनी है कि अगर ये जो डोनर ट्रस्ट है, ये जो डोनर ट्रस्ट है माय डियर फ्रेंड्स, इन्होंने अगर 100 रुपीज का जो अमाउंट डोनेट कर दिया है, अगर फ्रेंड्स ये 100 रुपीज का अमाउंट अगर पूरा डोनेट कर चुके हैं तो आप इनको 85% का जो फायदा है वो यहां पर कह रहे हो कि एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन के तौर पर हम आपको अलाउ करेंगे, ओके। तो 15% जो है वो तो बेसिकली जो डोनर ट्रस्ट है उसको एडॉक डिडक्शन के तौर पर नॉर्मली अलाउड होती है ना। जैसे सपोज डोनर ट्रस्ट को राम से मान लेते हैं 1 लाख का डोनेशन मिला, तो वो डोनर ट्रस्ट मतलब जो XYZ ट्रस्ट है वो 15% 15,000 रुपीज तो पहले उसका एडॉक डिडक्शन क्लेम करेंगे और 85% जो बच जाएगा 85,000 एक्चुअली उन्होंने पूरा 1 लाख रुपए का डोनेशन अगर किसी PQR ट्रस्ट को दे दिया तो आप कहते हो कि 85% की डिडक्शन देंगे, तो ठीक है, 15% की एडॉक डिडक्शन, 85% की नॉर्मल एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन, ओके। लेकिन इशू ये राइज होता है कि क्या ये जो 85% का एप्लीकेशन देने की जो आप बात कर रहे हो इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि 15% की जो एडॉक डिडक्शन है वो नहीं मिलेगी? बोर्ड ने कहा बिल्कुल मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक डाउट ये राइज हुआ कि जो ट्रस्ट 15% की एडॉक डिडक्शन लेते हैं नॉर्मली उनको जो भी अपने फंड्स हैं वो 11(5) में स्पेसिफाइड मोड और मोड्स में इन्वेस्टर डिपॉजिट करने होते हैं, तो ये जो 15 रुपीज है ये तो एक्चुअली ट्रस्ट के पास होगा ही नहीं क्योंकि उन्होंने तो पूरा 100 रुपीज डोनेट कर दिया। वो बात अलग है क्या 15% एडॉक डिडक्शन और 85% ऑफ डोनेशन मेड, दैट इज 100 का 85%, 85 रुपीज उस तरह से आप अलाउ कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ट्रस्ट के पास में ये 15 रुपीज वाला जो कंपोनेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है क्या, जिससे कि वो 11(5) में स्पेसिफाइड मोड में इसको इन्वेस्ट और डिपॉजिट कर पाए? देन आंसर इज नो, क्योंकि उन्होंने डोनेशन तो पूरा 1 लाख कर दिया, राइट ना। तो बोर्ड ने ये क्लैरिफाई किया कि जो 15% डोनेशन वाला जो कंपोनेंट है ना वो ट्रस्ट के लिए 11(5) में स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्ट और डिपॉजिट करना रिक्वायर्ड नहीं कहलाएगा क्योंकि उन्होंने 100% जो अमाउंट है वो डोनेट ऑलरेडी कर दिया है। तो क्रक्स क्या है जो आपको एग्जामिनेशन पर्पस के लिए कैरी करना है वो इतना कि ट्रस्ट ने 100 रुपीज अगर रिसीव किया, 15% की आपने उनको एडॉक डिडक्शन दी, ओके, तो वो उनको मिलेगी। आप उनको ये नहीं कहोगे कि भाई आपको 11(5) में स्पेसिफाइड मोड में इसको इन्वेस्ट करना था, मतलब किसी भी तरह से आप इसको इन्वेस्ट और डिपॉजिट करोगे तो 11(5) वाले ही होना चाहिए क्योंकि 31D में ये मैं भी हम रिफ्रेश करने वाले हैं, ओके। 85 उन्होंने आप उनको एप्लीकेशन बेस्ड अलाउ कर ही रहे हैं, तो ये जो 15 वाला जो कंपोनेंट है ना ये ट्रस्ट को आप फोर्स नहीं करोगे कि ये भी 11(5) में स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड होना चाहिए था। ये पैसा उनके पास है ही नहीं क्योंकि वो तो पूरा का पूरा डोनेशन देने में यूटिलाइज कर चुके हैं। तो बस बोर्ड ने यही क्लैरिफाई किया
कि जो 15% वाला कंपोनेंट है बेसिकली उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट वाली कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं कहलाएगी। ओके, तो वो बोर्ड की क्लैरिफिकेशन हमने क्विकली रिफ्रेश की। आइए अब मैं आपको रिकॉल करा दूं कि अगर ट्रस्ट ने 10,000 रुपीज से ज्यादा का, अगर हमारे एसोसिएट ट्रस्ट ने 10,000 रुपीज से ज्यादा का अगर एक दिन में एक पर्सन को एक बार में, एक से अधिक बार में जो पेमेंट किया, ओके राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो जैसे आप एक बिजनेसमैन के लिए 48(3) में वो एक्सपेंस का बेनिफिट उन्हें नहीं देते, वैसे ही ट्रस्ट को भी आप उनके उस पेमेंट उस एप्लीकेशन का जो बेनिफिट है वो अलाउ नहीं करेंगे। तो 48(3)(3)A वाले जो प्रोविजंस हैं रफली कैश एप्लीकेशन वगैरह वाले, वो यहां पर एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। या ट्रस्ट ने सपोज कोई अमाउंट जो क्रेडिटर पे किया सेक्शन 4DA(1A) में, एक्चुअली ट्रस्ट ने कोई अमाउंट जो क्रेडिटर पे किया उस पर उन्हें टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो जमा नहीं कराया। तो जैसे एक नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए आप सेक्शन 4DA(1A) में उसका 30% कंपोनेंट उसको डिसअलाउ कर देते हैं, वैसे ही ट्रस्ट के लिए भी माय डियर फ्रेंड्स जो सम पर उन्होंने टीडीएस की कंप्लायंस का फेल्योर शो किया, उसके 30% की जो एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन है उसका जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको ले आया एक डीम्ड कॉर्पस डोनेशन वाले कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स याद कीजिए, अगर हमारे एसोसिएट ट्रस्ट के पास में सपोज हमारे एसोसिएट ट्रस्ट के पास में कोई टेंपल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च या कोई अदर नोटिफाइड प्लेस है, यस माय डियर फ्रेंड्स सेक्शन 80G में, हाँ माय डियर फ्रेंड्स सेक्शन 80G में सबसेक्शन 5 में, यस 80G में सबसेक्शन 5 में सपोज वो प्लेस मान लेते हैं नोटिफाई कर दिया गया है। ओके, तो अगर हमारे एसोसिएट ट्रस्ट के पास में सपोज कोई प्रॉपर्टी मतलब कोई टेंपल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च या कोई अदर नोटिफाइड प्लेस है, उसके रिपेयर रिनोवेशन के लिए अगर उन्हें कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अगर रिसीव हुआ है तो वो ट्रस्ट की चॉइस पर वो डोनेशन ट्रस्ट के लिए कॉर्पस डोनेशन ट्रीट किया जा सकता है। हां, बस ट्रस्ट को कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी, क्या कि वो डोनेशन जिस पर्पस के लिए उन्हें मिला है केवल उसी पर्पस के लिए उन्हें वो डोनेशन अप्लाई करना होगा। वो उस डोनेशन को किसी आगे ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन देने में यूटिलाइज वो एक्चुअली उसे आगे किसी पर्सन को डोनेट करने में यूटिलाइज नहीं कर सकते। उस कॉर्पस डोनेशन को उन्हें 11(5) में स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्ट और डिपॉजिट करना होगा और वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। सपोज किसी ट्रस्ट को जब वो रिपेयर रिनोवेशन ऑफ टेंपल वगैरह के लिए डोनेशन मिला तब तो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही थी, तो उन्होंने उसे कॉर्पस डोनेशन ट्रीट कर लिया, 11(1)D में फुल्ली एग्जामिशन उसकी ले भी ली, लेकिन बाद में सपोज कोई कंडीशन वायलेट होती हुई नजर आई। सपोज ट्रस्ट को रिपेयर रिनोवेशन के लिए मिला था अमाउंट, लेकिन उन्होंने किसी और पर्पस के लिए उसको यूटिलाइज कर डाला या कोई अदर और कंडीशन का जो वायलेशन है वो उन्होंने कर डाला, तो फिर वो अमाउंट जो पहले उनकी इनकम ट्रीट नहीं की गई थी, उनकी कॉर्पस डोनेशन के बेस पर एग्जामिशन उनको मिल गई थी, अब वो उस प्रीवियस ईयर की उनकी इनकम ट्रीट कर ली जाएगी, टोटल इनकम का पार्ट बना दी जाएगी जिस ईयर में उनके पार्ट पर वायलेशन हुआ है। मतलब क्या कि प्रोस्पेक्टिव फैक्ट से जो एग्जामिशन है वो विड्रॉ कर ली जाएगी। अब ट्रस्ट को जो एक्यूमुलेशन की फैसिलिटी दी गई है रिकॉल कीजिए प्लीज। सबसे पहले ट्रस्ट अपनी नॉर्मली तो ट्रस्ट के लिए एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन होती है, तो ट्रस्ट को अगर अपनी इनकम 100% अगर एग्जाम करानी है तो 100% उन्हें चैरिटी के लिए अप्लाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉ मेकर्स ने 15% की जो एडॉक डिडक्शन है वो अलाउ कर रखी है कि ट्रस्ट 15% तक अपनी जो इनकम है उसे फ्यूचर में चैरिटी बिजनेस पर्पसेस के लिए यूटिलाइज करने के लिए उन्हें एक्यूमुलेट कर सकता है। अब इसके लिए कोई कंडीशन या पर्पस वगैरह स्पेसिफाई करने की उनको एक्चुअली जरूरत नहीं है, इसीलिए इसे एडॉक डिडक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। ओके, और ये 15% जब निकालने की बात आएगी तो आप ट्रस्ट की जो ग्रॉस रिसीट्स है उस पर निकालेंगे। प्रोग्राम फॉर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का केस रिकॉल कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की वहां बात की। अब ट्रस्ट को अगर फुल एग्जामिशन अगर क्लेम करनी है तो उनको 100 ना सही लेकिन 85% इनकम तो चैरिटी बिजनेस पर्पसेस के लिए अप्लाई करनी होंगी। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो उनमें जो पहला एक्सेप्शन है वो मैं आपको रिकॉल करना चाहता हूं कि अगर ट्रस्ट उन्हें प्रीवियस ईयर में अपनी इनकम होली या पार्टली रिसीव ही नहीं हुई थी तो आउटफ्लो तो सेकंड स्टेज है, पहले इनफ्लो होना चाहिए, है ना। तो सपोज ट्रस्ट को मैं मानता हूं कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में सपोज अपनी इनकम होली या पार्टली उनको रिसीव नहीं हुई थी, तो कैसे बेचारे वो 85% का स्टैंडर्ड मेट आउट कर पाते। तो अगर नॉन रिसिप्ट ऑफ इनकम की वजह से अगर ट्रस्ट 85% का स्टैंडर्ड मेट आउट नहीं कर पाया, ओके, तो ऐसे केस में बस वो जितनी इनकम कम अप्लाई कर पाए हैं उससे वो जिस ईयर में वो उनको अमाउंट रिसीव हो उस ईयर में, नहीं तो उसके नेक्स्ट ईयर में उससे अगर चैरिटी बिजनेस के लिए अप्लाई कर दें तो ऐसे केस में ट्रस्ट को जिस ईयर में इनकम अर्न हुई थी उसी ईयर में उनकी वो चैरिटी बिजनेस पर्पस के लिए एप्लीकेशन मांग लिया जाएगा। मतलब यो उनको टैक्स करके आगे नहीं
बढ़ पाएगा। ओके राइट फ्रेंड्स, आई होप ये बात आपको रिफ्रेश हो रही होगी कि अगर ट्रस्ट नॉन रिसिप्ट की वजह से 85% का स्टैंडर्ड अगर किसी प्रीवियस ईयर में मेट आउट नहीं कर पाया, लाइक प्रीवियस ईयर 24-25 में उनको उनकी इनकम होली या सब पार्टली रिसीव नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो 85% स्टैंडर्ड मेट आउट नहीं कर पाए। ओके तो कोई बात नहीं, जो भी शॉर्टफॉल रहा होगा, जितनी भी इनकम उनके पार्ट पर कम अप्लाइड नजर आई होगी, वो एक्चुअली जिस ईयर में उनको अमाउंट रिसीव हो उस ईयर में नहीं तो उसके नेक्स्ट ईयर तक उसे चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर खर्च कर देंगे तो ऐसे केस में हम उनका जिस ईयर में उनको इनकम अर्न हुई थी ना, उसी ईयर में उनके लिए वो डीम्ड अप्लाइड इनकम ट्रीट कर लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने ईयर ऑफ रिसीट भी निकाल दिया और उसका नेक्स्ट ईयर भी निकाल दिया और उस शॉर्टफॉल को चैरिटेबल पर्पस के लिए अप्लाई नहीं किया, तो फिर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? याद कीजिए सेक्शन 11(1)(b) में माय डियर फ्रेंड जो लॉ में गिवन है कि वो डीम्ड अप्लाइड अमाउंट अब ट्रस्ट की ईयर ऑफ रिसीट के नेक्स्ट ईयर की टैक्सेबल इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा। इसी तरह से सपोज नॉन रिसीप्ट का केस नहीं है, मान लेते फ्रेंड्स कोई अदर रीजन है, जैसे ट्रस्ट को रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में अपनी इनकम 100% रिसीव हो गई है, लेकिन सपोज उसका एक पार्ट उनको लास्ट डे के लास्ट मोमेंट पर 31 मार्च को इवनिंग आवर्स में रिसीव हुआ। ओके तो उसको खर्च करने के लिए उन्हें टाइम सफिशिएंट मिला ही नहीं, तो ऐसे केस में ट्रस्ट क्या करें, करेंट ईयर से इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर में उस शॉर्टफॉल को चैरिटी के लिए खर्च कर दें, तो फिर उस केस में वो शॉर्टफॉल उनका जिस ईयर में उनको इनकम अर्न हुई थी ना, उसी ईयर में डीम्ड अप्लाइड ट्रीट कर लिया जाएगा। ओके राइट, तो फ्रेंड्स एओ को आप बताओगे ना कि हाँ आप नॉन रिसिप्ट के केस में ईयर ऑफ रिसीट के नेक्स्ट ईयर तक उसे खर्च कर दोगे, या अदरवाइज रीजन में करेंट ईयर से इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर के क्लोज होने तक खर्च कर दोगे, तो आप ये एओ को बताओ तो सही। तो एसोसिएट ट्रस्ट को रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से 2 मंथ्स प्रायर जो एक डिक्लेरेशन है फॉर्म 9A में प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करनी होती है ना, वो फाइल करनी होगी, जिसमें वो ये लिख कर देंगे कि हाँ हम टाइमली अपने शॉर्टफॉल को चैरिटी के लिए खर्च कर देंगे। लेकिन सपोज अब किसी अदर रीजन के केस में जहां आपको करेंट ईयर से नेक्स्ट ईयर तक चैरिटी के लिए शॉर्टफॉल को खर्च करना था, आपने नहीं किया, वायलेशन अगर हुआ, तो फिर ऐसे केस में जो ये डीम्ड अप्लाइड अमाउंट था वो ट्रस्ट का करेंट ईयर से इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर की अब आपकी टैक्सेबल इनकम बनाकर आपको टैक्स कर दिया जाएगा। ओके अब एक सिचुएशन इस तरह की बनती है कि सपोज ट्रस्ट को कोई अमाउंट करेंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ था, उन्हें सपोज मान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर 26-27 में रिसीव हुआ और उन्होंने उस रिसिप्ट से क्या किया, उन्हें चैरिटी के लिए खर्च करना था, तो उन्होंने डोनेशन देने में उसको यूटिलाइज कर दिया। तो क्या ये अलाउड है? द आंसर इज नो। अगर आपने शॉर्टफॉल को आगे अगर डोनेशन देने में यूटिलाइज कर दिया तो वो चैरिटी पर्पसेस के लिए एप्लीकेशन आपके पार्ट पर ट्रीट नहीं किया जाएगा। अब माय डियर फ्रेंड्स एक्युमुलेशन फैसिलिटीज के की हम बात कर रहे हैं, तो वैसे तो 85% आपको चैरिटी के लिए अप्लाई करना होता है ना, 15% तक का एक्युमुलेशन आपको अलाउ किया गया है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस जो आप देख रहे हैं उसमें जो सेकंड एक्सेप्शन है, यस फ्रेंड्स, एक्सेस एक्युमुलेशन फैसिलिटी वाला 11(2) में जो आपको दिया गया है, एक्चुअली एसोसिएट ट्रस्ट 15% से ज्यादा इनकम अगर एक्युमुलेट करना चाहते हैं तो एसोसिएट ट्रस्ट कैन डू सो, बट सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस। पहली, ट्रस्ट को एक स्टेटमेंट एओ के यहां फर्निश करना होगा जिसमें वो उस पर्पस को स्पेसिफाई करेंगे जिसके लिए उन्होंने वो एक्सेस एक्युमुलेशन क्लेम किया है, एंड इसके अलावा वो पीरियड स्पेसिफाई करेंगे जिसके लिए उन्होंने इस इनकम को एक्युमुलेट किया है, लेकिन वो पीरियड किसी भी केस में 5 इयर्स को क्रॉस नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट जो फॉर्म 10 में फर्निश किया जाता है रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से 2 मंथ्स पहले फर्निश होना चाहिए। ये लॉ मेकर्स ने 11(2) में माय डियर फ्रेंड्स जो एक्सेस एक्युमुलेशन की फैसिलिटी दी है उसके साथ में इस तरह की जो कंडीशन है वो अटैच की है। लेकिन अगर आप इस फॉर्म 10 को नहीं ड्यू डेट से 2 मंथ्स प्रायर अगर फर्निश करते तो उस केस में क्या होगा, या मतलब या हम यूं कहें कि जो ये एक्सेस एक्युमुलेशन के रिस्पेक्ट में आपने ऑब्लिगेशन की बात तो यहां कर दी, लेकिन वायलेशन के केस में जो कॉन्सिक्वेंस है वो कहां गिवन है, सेक्शन 13(9) में। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर एसोसिएट ट्रस्ट इस फॉर्म 10 को अगर रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट पर या उससे पहले फर्निश नहीं करता तो ऐसे केस में ट्रस्ट को 11(2) का जो एक्सेस एक्युमुलेशन का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये 11(2) का बेनिफिट उन्हें तब भी नहीं मिलेगा जब वो अपनी रिटर्न को ड्यू डेट पर अगर फर्निश नहीं करते, 139(1) में जो ड्यू डेट उनके लिए बनती है उस तक अगर वो फाइल नहीं करते, तभी भी उस केस में उनके लिए माय डियर फ्रेंड्स जो ये एक्सेस एक्युमुलेशन का बेनिफिट है वो उनसे छिन जाएगा, उनको नहीं दिया जाएगा। अब पॉइंट क्या है यहां, पॉइंट ये है कि अगर सपोज रेलिवेंट प्रीवियस ईयर
कि जो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट है जैसे 31 अक्टूबर नॉर्मली ट्रस्ट के लिए प्रैक्टिकली नजर आती है क्योंकि इनके लिए ऑडिट रिक्वायर्ड होता है और ऑडिट की रिक्वायरमेंट वाले सस्ते के लिए ड्यू डेट आपको पता है 44 AB वगैरह में भी आपने देख रखा, एक्चुअली सेक्शन 139(1) में ड्यू डेट में आपने देख रखा है ऑडिट की रिक्वायरमेंट वाले सस्ते के लिए 31 अक्टूबर होती है और ट्रस्ट के लिए नॉर्मली ऑडिट रिक्वायर्ड होते हैं 12 में मैं अभी आपको रिफ्रेश भी कराने वाला हूं। तो जो 11(2) है वो तो ये कहता है कि आपको रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से 2 मंथ्स प्रायर, मतलब हम कह सकते हैं कि 31 अगस्त तक ये जो एक्सेस एक्यूमुलेशन वाला जो फॉर्म 10 है वो आपको फर्निश करना है। ओके, लेकिन अगर नहीं किया और 31 अक्टूबर तक अगर कर दें तो कोई दिक्कत होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। बोर्ड ने एक सर्कुलर इशू करके ये क्लैरिफाई किया कि भले ही 11(2) में एक्सेस एक्यूमुलेशन की फैसिलिटी वाले सेक्शन में रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से 2 मंथ्स प्रायर का टाइम दिया गया है, लेकिन जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस वाला प्रोविजन है दैट इज सेक्शन 13(9) वहां पर ड्यू डेट तक की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अगर फॉर्म 10 अगर एसएससी ट्रस्ट ने अगर रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से नियरेस्ट 2 मंथ्स के अंदर भी अगर फाइल कर दिया तो बात बन जाएगी। ऐसे केस में उनको एक्सेस एक्यूमुलेशन की जो फैसिलिटी है वो मिल पाएगी। ओके देन माय डियर फ्रेंड्स, ये इंटरप्ले जो आपको यहां दिया गया बोर्ड ने सर्कुलर से जो क्लैरिफाई किया वो मैंने आपको क्विकली यहां पर रिफ्रेश कराया। और याद कीजिए फ्रेंड्स, ट्रस्ट को जो पर्पस स्पेसिफाई करना है उस फॉर्म 10 में, भारत कृषक समाज के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ट्रस्ट के लिए पर्पस को पर्टिकुलराइज करने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपना मेन ऑब्जेक्ट भी अगर फॉर्म 10 में स्पेसिफाई कर दे रहे लाइक मेडिकल रिलीफ टू पुअर तो भी यहां सफिशिएंट कहलाएगा। उसके बाद ट्रस्ट चाहे मेडिसिन खरीदे, सर्जिकल इक्विपमेंट खरीदे, एम्बुलेंस खरीदे, मतलब मेडिकल रिलीफ का कोई भी पर्पस सॉल्व करें कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें एक्सेस एक्यूमुलेशन की फैसिलिटी के लिए ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलराइज करने की जरूरत नहीं है। और एक्सेस एक्यूमुलेशन की फैसिलिटी में ट्रस्ट को एक्सेस एक्यूमुलेटेड इनकम वाला जो मनी है वो 11(5) में स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्ट करना होगा, लाइक वो बैंक डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इन्वेस्टमेंट वगैरह। हाँ, अब लॉ मेकर्स ने 11(2) में एक्सेस एक्यूमुलेशन की फैसिलिटी दी, लेकिन वायलेशन के केस के लिए ऐसी एग्जाम्पशन के विड्रॉन का भी जो अरेंजमेंट है वो 11(3) में कर दिया है। रिकॉल कीजिए कि अगर वो एक्सेस एक्यूमुलेटेड इनकम को ट्रस्ट ने कहा कुछ स्टेटमेंट में पर्पस कोई और स्पेसिफाई किया था और उसे एक्चुअली उन्होंने किसी अदर पर्पस में यूटिलाइज कर डाला तो ये तो मिसयूटिलाइजेशन का केस हो गया। ये मिसयूटिलाइज्ड अमाउंट मिसयूटिलाइजेशन वाले ईयर में हम उनकी डीम्ड इनकम, टैक्सेबल इनकम ट्रीट कर लेंगे। तो वो एक्सेस एक्यूमुलेटेड इनकम जो आपकी एक्सेस एक्यूमुलेशन वाले ईयर में टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनी थी, अब मिसयूटिलाइजेशन वाले ईयर में वो आपकी टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगी। इसी तरह से ट्रस्ट ने माय डियर फ्रेंड्स उस एक्सेस एक्यूमुलेटेड इनकम वाले फंड को 11(5) में स्पेसिफाइड मोड में सपोज आगे इन्वेस्ट और डिपॉजिट कंटिन्यू करना सीज कर दिया तो जिस ईयर में ऐसा सजेशन हुआ होगा उस ईयर में वो ट्रस्ट की इनकम बन जाएगी। या ट्रस्ट ने जो फॉर्म 10 में पीरियड स्पेसिफाई किया था कि हम जैसे 5 इयर्स का पीरियड स्पेसिफाई किया था कि हम 5th ईयर के लास्ट तक इस अमाउंट को इस पर्पस में यूटिलाइज कर लेंगे। अब आपने वो 5th ईयर लाइक उन्होंने जो पीरियड स्पेसिफाई किया था वो 5th ईयर का लास्ट भी आ गया और वो अमाउंट जहां की तहां पड़ा हुआ है, उनको स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं किया। जो उन्होंने पीरियड स्पेसिफाई किया लाइक 5 इयर्स स्पेसिफाई किया तो जो लास्ट ईयर है आपके स्पेसिफाइड पीरियड का लाइक 5th ईयर, उसकी अब वो अमाउंट यहां पर आपकी इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा। या ट्रस्ट ने अगर उस एक्सेस एक्यूमुलेटेड इनकम वाले फंड को अगर किसी अनदर ट्रस्ट को या 1023C की बॉडी को अगर डोनेशन देने में यूटिलाइज किया तो ये डोनेशन मेड भी आपकी एक्चुअली जिस ईयर में आपने डोनेशन दिया उस ईयर में आपकी वो एक्सेस एक्यूमुलेटेड इनकम जो पहले टैक्सेबल इनकम नहीं बन पाया था अब टैक्सेबल इनकम बना दिया जाएगा। लेकिन देख रहे हैं आप ये जो भी लिमिटेशन है वो एक्सेस एक्यूमुलेटेड इनकम पर है। इसका मतलब क्या कि अगर ट्रस्ट 15% तक का जो एक्यूमुलेशन करते हैं जो फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन है उससे अगर डोनेशन देते हैं तो उस पर ये प्रोहिबिशन वर्क नहीं करेगी। बागरी फाउंडेशन के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने यही बात माय डियर फ्रेंड्स हमें समझाई। और आइए जरा, हो सकता है कि ट्रस्ट साइड बाय साइड कोई बिजनेस एक्टिविटी भी रन कर रहे हो तो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड जो चीज है वो भी मैं क्विकली रिफ्रेश करा देता हूं। पहले तो प्रॉपर्टी में बिजनेस अंडरटेकिंग भी इंक्लूडेड है, लेकिन अगर बिजनेस इनकम की ट्रस्ट एग्जेम्पशन चाहते हैं तो फॉलोइंग 2 कंडीशंस उन्हें और फुलफिल करनी होंगी। एक तो ट्रस्ट का जो बिजनेस है वो उनके मेन ऑब्जेक्ट के अटेनमेंट से इंसिडेंटल होना चाहिए। दूसरा, उन्हें उस बिजनेस के सेपरेट बुक्स और कीपिंग मेंटेन करने होंगे।
राइट ना फ्रेंड्स, अगर सपोज ट्रस्ट ने ये दोनों कंडीशन फुलफिल की तो उन्हें उनकी बिजनेस इनकम के रिस्पेक्ट में भी जो एग्जामिशन है वो मिल पाएगी। लेकिन एओ ने जो इनकम डिटरमाइन की, अगर वो उन एसएससी ट्रस्ट के द्वारा डिस्क्लोज्ड बिजनेस इनकम से अगर एक्सीड करती है, मतलब एओ ने कोई अनडिस्क्लोज्ड बिजनेस इनकम अगर उनकी डिटेक्ट कर ली, तो उसके रिस्पेक्ट में जो एग्जामिशन है वो नहीं मिलेगी। एक्चुअली एग्जामिशन नहीं मिलेगी मतलब टैक्स लगाया जाएगा, और टैक्स लगाने के साथ साथ प्रैक्टिकली अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की पेनल्टी भी एओ ट्रस्ट पर ठोक पाएगा। अब 11.7 माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको रिफ्रेश कराना चाहता हूं कि देखिए, अगर कोई ट्रस्ट जिसका 12 एबी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो रजिस्ट्रेशन इन फोर्स है, मतलब वो सेक्शन 11 में एग्जामिशन के लिए एंटाइटल्ड है, वो इस ट्रस्ट चैप्टर में एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन के लिए एंटाइटल्ड है, तो फिर ऐसे केस में हम उन्हें सेक्शन 10 में कोई एग्जामिशन अलाउ नहीं कर पाएंगे। ओके, हां, कुछ एक्सेप्शन है, याद कीजिए। अगर उनके पास एग्रीकल्चर इनकम है तो वो सेक्शन 10(1) की जो एग्जामिशन ले सकते हैं वो ले पाएंगे। हां, इस चैप्टर में सेक्शन 11 12 की एग्जामिशन के अलावा वो सेक्शन 10 क्लॉज 1 में जो एग्रीकल्चर इनकम के रिस्पेक्ट में एग्जामिशन मिलती है वो ले पाएंगे। ऐसे ही सेक्शन 10 के कुछ और क्लॉजेस 1023C 23EA EC ED सेक्शन 1046 46A एंड 46B, ये वो सेक्शंस है जिनकी जो एग्जामिशन है वो यहां पर इस चैप्टर में रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी ले पाएंगे। ओके, लेकिन इन एक्सेप्शनल सेक्शंस में, कुछ सेक्शंस में एग्जामिशन के लिए अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक ट्रस्ट जो अच्छा वाला 12 एबी में रजिस्टर्ड था, ओके माय डियर फ्रेंड्स, एक ट्रस्ट जो अच्छा भला 12 में रजिस्टर्ड था, अब उसका लालच बढ़ गया और उन्होंने आगे मान लेते 1023C में, 1023EA EC ED 1046 46A में कोई अप्रूवल या नोटिफिकेशन ले ली, तो ऐसे केस में क्या होगा कि उनका 12AB का जो रजिस्ट्रेशन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, मतलब उस ट्रस्ट चैप्टर से बाहर। ओके फ्रेंड्स, अच्छा 1046B के लिए अप्रूवल या सीजी की नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे सबसेक्शंस हम जब ट्रस्ट चैप्टर में रेगुलर बैच में जब डिस्कशन कर रहे होते तो ये सारे सेक्शन कौन सा किसके लिए, वो राइटिंग में मैं आपके साथ में डिस्कस कर भी पाता हूं, लेकिन यहां पे शॉर्ट में जो चीजें वो आपके सामने रख रहा हूं कि 1046B में कोई सीजी की नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपने जिस प्रीवियस ईयर में 1046B में जो एग्जामिशन है वो अगर ली, तो माय डियर फ्रेंड्स, अरे आप याद कीजिए ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो क्रेडिट गारंटी फंड सेटअप होते हैं, तो उस तरह की बॉडी को 1046B में जो एग्जामिशन है वो मिल पाती है, जिनको कोई सीजी की नोटिफिकेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर हमारे एसोसिएट ट्रस्ट ने 1046B में जिस प्रीवियस ईयर में एग्जामिशन ले ली, उस प्रीवियस ईयर से उनका 12AB का रजिस्ट्रेशन बेकार। हां, वो बात अलग है कि अगर उनकी अकल बाद में ठिकाने पर आई, मतलब बाद में अगर ट्रस्ट को लगता है कि नहीं 12AB ज्यादा अच्छा था, तो वो 12AB को के रजिस्ट्रेशन को ऑपरेटिव कराने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर उनकी जो अप्रूवल या सीजी की नोटिफिकेशन वगैरह रही थी वो अब उनकी इनफेक्टिव हो जाएंगी, मतलब या तो 12AB का रजिस्ट्रेशन इनफोर्स रहेगा या फिर वो 1023C वगैरह की एग्जामिशन की जो अप्रूवल है वो इनफोर्स रहेंगी। ओके, राइट ना माय डियर फ्रेंड्स, तो हम ये कह सकेंगे कि एक टाइम पर सेक्शन 12AB का रजिस्ट्रेशन या 1023C 23EA EC ED 46 46A की जो अप्रूवल नोटिफिकेशन है एक टाइम पर एक ही इनफोर्स रहेगी। राइट ना फ्रेंड्स, ओके, तो ये जो चीजें हैं वो आपको यहां पर गिवन है। और आइए अब मैं आपको ले आया जो एसेंशियल कंडीशंस है एग्जामिशन क्लेम करने के लिए ट्रस्ट चैप्टर में, कहां गिवन है, सेक्शन 12A में। उसमें देखिए, अगर एसएससी ट्रस्ट को एग्जामिशन अगर चाहिए तो उन्हें प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पास अपने आप को रजिस्टर करना होगा। हां, ट्रस्ट ने रजिस्ट्रेशन के लिए इनके पास अप्लाई किया, उनको रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो उन्हें एग्जामिशन, रजिस्ट्रेशन किस ईयर में ग्रांट हुआ था इररिलेवेंट है, उन्हें एग्जामिशन मिलना किस ईयर से स्टार्ट होगी, जिस ईयर में उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी थी। ओके, देन फ्रेंड्स, अगर ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा, लाइक पहले वो मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड करने की कंडीशन के साथ सेटअप हुआ था, हॉस्पिटल खोला था, बाद में उन्होंने हॉस्पिटल बंद करके स्कूल खोल लिया, मेडिकल रिलीफ से एजुकेशन पर शिफ्ट कर लिया, तो जिस भी डेट पर उन्होंने अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया उस डेट से 30 डेज के अंदर अंदर उन्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना होगा, मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। ओके फ्रेंड्स, अच्छा अब एक काम करते हैं, मैं पहले रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो चीज है वो आपको रिकॉल करा देता हूं। देखिए, फाइनेंस एक्ट 21 से जो एक नई स्कीम जो एक्चुअली लाई गई, ये तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको यहां पर उस स्कीम से रिलेटेड दिए गए हैं, जो किसी सेक्शन का पार्ट नहीं है, केवल ओवरव्यू के तौर पर वहां गिवन है। तो अब मेनली जो सेक्शन 12A बी, सेक्शन 12A से रिलेटेड जो चीजें
लाई गई हैं, वो मैं अब आपको रिफ्रेश कराने स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले फ्रेंड्स जो फर्स्ट है अप्रैल 21 को जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ट्रस्ट थे, हाँ सेक्शन 12 में भी जब इंसर्ट किया गया उस डेट पर माय डियर फ्रेंड्स जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट मतलब जिन्होंने 31 मार्च 21 कोई ऐसे से पहले 12 से पहले जो सेक्शन हुआ करता था 12AA उसमें अगर अपने आप को रजिस्टर करा रखा हो तो उनको लॉ मेकर्स ने 3 मंथ्स का टाइम दिया। किसके लिए? कि आप 30 जून 2021 तक इस नई स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। ओके, सेक्शन 12A में लॉ मेकर्स ने 3 मंथ्स का टाइम दिया। वो बात अलग है कि बोर्ड ने टाइम टू टाइम इस डेट को एक्सटेंड किया और 30 जून 2024 तक बोर्ड इस डेट को बढ़ाते बढ़ाते ले गए। ओके, एंड ट्रस्ट ने जिस भी मंथ में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया उस मंथ के क्लोज होने से 3 मंथ्स के अंदर अंदर कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर की ड्यूटी होगी क्या कि वो उस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करें, मतलब ट्रस्ट को इस नई स्कीम में जो रजिस्ट्रेशन है वो ग्रांट कर दें। तो मतलब जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ट्रस्ट है उनको भी री रजिस्टर कराना जरूरी किया गया। ऐसी 1023C में जो एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड एंटिटी थी उनको री अप्रूवल लेना रिक्वायर किया गया। ओके फ्रेंड्स, अब रजिस्ट्रेशन नई स्कीम में मिल गया तो किस ईयर से एप्लीकेबल होगा? तो उसी पुराने असेसमेंट ईयर से जिसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन मिल रखा था। ओके, तो वो अर्लियर ईयर की एग्जामिशन हम आपको कोई विड्रॉ नहीं करने लग जाएंगे और जो इस नई स्कीम में रजिस्ट्रेशन आपको 12AB में मिलेगा ये 5 इयर्स के लिए वैलिड होगा। ओके, 5 इयर्स के बाद दोबारा हाजिरी लगाने आना पड़ेगा, मतलब फ्रेश या यूं कहूं मैं रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ेगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स हैं, अब इसमें 2 तरह के केस आते हैं। एसेट ट्रस्ट फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन मतलब जो 31 मार्च 21 तक रजिस्टर्ड नहीं थे, तो इसमें 2 तरह के केस आते हैं कि एक तो एसेट ट्रस्ट जो पुराने चल रहे थे लेकिन पहले रजिस्टर नहीं कराया था, या एसेट ट्रस्ट जो न्यूली एस्टैब्लिश्ड हो, 1 अप्रैल 21 ऑनवर्ड्स ही एग्जिस्टेंस में आए। तो फ्रेंड्स एसेट ट्रस्ट जो पुराने ट्रस्ट हैं लेकिन जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, जिनकी एक्टिविटीज कमेंस हुई पड़ी हैं लेकिन उन्होंने पहले किसी ईयर के लिए एग्जामिशन कभी कोई नहीं ले रखी है क्योंकि रजिस्टर पहले अपने आप को नहीं कराया था, तो ऐसे केस में वो अपनी एक्टिविटीज के कमेंसमेंट के बाद किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी मंथ में एक्चुअली जिस भी क्वार्टर में वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर को मिलेगी उस क्वार्टर के क्लोज होने से 6 मंथ्स के अंदर अंदर कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर उन्हें रजिस्ट्रेशन का जो ऑर्डर है वो पास कर देंगे और जिस भी प्रीवियस ईयर में उन्होंने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल की उस प्रीवियस ईयर के लिए जो इमीडिएटली उस प्रीवियस ईयर से जो इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर होगा, मतलब उस प्रीवियस ईयर के लिए जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर होगा उससे एग्जामिशन के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे और इस रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 5 इयर्स की होगी। एक्चुअली कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर ट्रस्ट की एक्टिविटीज की जेन्युइननेस उनके ऑब्जेक्ट से सेटिस्फाई होने पर ही जो ये रजिस्ट्रेशन है वो नई स्कीम में ग्रांट करेंगे। लेकिन जहां पर सपोज कोई ट्रस्ट जिसकी एक्टिविटीज कमेंस्ड नहीं हो रखी है, नया ट्रस्ट है या सपोज जो केस स्टेबलर फॉर्म में दिए गए उनमें कहीं भी वो केस आगे नहीं आ पा रहा है, तो फिर ये रेजिडुअल पार्ट है। तो अब ट्रस्ट जिस भी असेसमेंट ईयर से चाहता है कि उनका रजिस्ट्रेशन इफेक्ट में आ जाए, उस असेसमेंट के लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के कमेंसमेंट से पहले उन्हें 1 मंथ प्रायर जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है वो देनी पड़ेगी। हां, दे दी उन्होंने। तो जिस भी मंथ में रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन उन्होंने अपलोड की उस मंथ के क्लोज होने से 1 मंथ के अंदर अंदर कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर उन्हें रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे। और यहां भी सेम कि जिस फाइनेंशियल ईयर में प्रीवियस ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल की उस प्रीवियस ईयर के लिए इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट मींस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से जो एग्जामिशन के प्रोविजन है वो मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे ट्रस्ट जिसने अपनी एक्टिविटीज पहले कमेंस नहीं की थी उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पहले 3 इयर्स के लिए दिया जाएगा। ओके, लेकिन अब 3 इयर्स जैसे ही खत्म होने वाले होंगे 3 इयर्स से एक्चुअली 6 मंथ्स प्रायर ये जो ट्रस्ट प्रोविजनली रजिस्टर्ड हुए हैं या 1023C में जो बॉडी प्रोविजनली अप्रूव्ड होती हैं, पॉइंट कॉमन है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए उन्हें 6 मंथ्स प्रायर जो इनफैक्ट उन्हें 3 इयर्स के लिए वो 12AB का रजिस्ट्रेशन है 1023C की अप्रूवल प्रोविजनल बेस पर जो मिल रखी हैं वो 3 इयर्स का ये जो टाइम जिस डेट पर खत्म होने वाला है उससे एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर वो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन है वो अपलोड करेंगे। या सपोज ट्रस्ट ने जो अपनी एक्टिविटीज है माय डियर फ्रेंड्स प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद में कमेंस कर दी हैं, तो एक्टिविटीज के कमेंसमेंट की डेट से 6 मंथ्स का पीरियड हम चेक करेंगे विच एवर इज अर्लियर। जो भी दोनों में इवेंट पहले अगर होगी उसमें रहकर फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए ना अप्लाई करना पड़ेगा। अब हमने जो ये विच एवर इज अर्लियर वाली टाइम लिमिट निकाली, अगर ये 30 जून 24 से पहले अगर एक्सपायर होने जा रही है तो बोर्ड ने एक सर्कुलर इशू करके जो प्रोविजनल से फाइनल के लिए एप्लीकेशन की जो टाइम लिमिट है वो 30 जून 24 एक्सटेंड
कर दी है। तो जैसे री रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम बढ़ाकर 30 जून 24 किया गया था, पहले पॉइंट में आपने देखा था, वैसे प्रोविजनल से फाइनल के लिए भी जो टाइम है वो बढ़ाकर इस तरह से कर दिया गया। अब फ्रेंड्स, जिस भी क्वार्टर में प्रोविजनल टू फाइनल की रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रिसीव हुई, उस क्वार्टर के क्लोज होने से 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो कमिश्नर इनको ग्रांट कर देंगे। और वो किस ईयर से एक्चुअली एप्लीकेबल होगा, किस ईयर से एग्जामिशन मिलेगी, तो वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको जिस ईयर से मिला था ना, उसी ईयर से जो एग्जामिशन है वो आपको कंटिन्यू रहेगी, मतलब मिलेगी। और आपको ये जो प्रोविजनल के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा, इसकी वैलिडिटी 5 इयर्स की होगी। प्रैक्टिकली कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर ट्रस्ट को ऑब्जेक्ट और उनकी एक्टिविटीज की जेन्युइन से सेटिस्फाई होने के बाद में उनको प्रोविजनल से फाइनल में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन जिसकी वैलिडिटी 5 इयर्स की होगी। लेकिन ये जो 5 इयर्स का पीरियड है ना फ्रेंड्स, ये 5 इयर्स का पीरियड कब से काउंट किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट ईयर से, मतलब सिंपली स्पीकिंग, जब आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिला 3 इयर्स तक वो वैलिड होना था, राइट? आपने 6 मंथ्स पहले फाइनल के लिए अप्लाई कर दिया, तो फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया, तो ये कब तक वैलिड होगा? तो ये फर्स्ट ईयर है, ओके। जब से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको मिला था, यहां से 5 इयर्स, मतलब हम कह सकते हैं कि पहली हाजिरी आपको जल्दी लगानी पड़ेगी। सिंपली स्पीकिंग, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए, फर्स्ट रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए जल्दी आना पड़ेगा, ओके। फाइनल रजिस्ट्रेशन एक बार मिल गया, उसके बाद में उसके रिन्यूअल के लिए आपको जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि 5 इयर्स में ये पहले वाला प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वाला प्रैक्टिकली 2.5 ईयर का पीरियड भी काउंटिंग में आ रहा होगा। एंड आइए जरा मैं अब आपको कुछ और केसेस दिखाता हूं, सुनिए। अगर सपोज कोई ट्रस्ट 12 AB में रजिस्टर्ड हुआ, ओके, उनको फाइनल रजिस्ट्रेशन मिल रखा है, ओके, या सपोज 1023C में अप्रूवल फाइनल उन्हें मिल रखी है, तो ऐसे केस में उन्हें उस फाइनल रजिस्ट्रेशन और फाइनल अप्रूवल की एक्सपायरी की डेट से एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देनी होगी। और जिस भी क्वार्टर में वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मिली, एक्चुअली उस क्वार्टर के क्लोज होने से 6 मंथ्स के अंदर अंदर कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर की ड्यूटी होगी कि उनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू कर दें। और ऐसे केस में एग्जामिशन उन्हें उसी प्रीवियस ईयर के लिए रेलेवेंट असेसमेंट से एप्लीकेबल हो जाएगी जिस ईयर में उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। और इस रिन्यूअल का भी जो टाइम है वो 5 इयर्स का ही कहलाएगा। 5 इयर्स के बाद दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए आना पड़ेगा। और अब कुछ स्पेसिफिक केसेस के फ्रेंड्स, अगर किसी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन ऑपरेटिव हो गया, क्योंकि जैसे उन्होंने 1023C की अप्रूवल ले ली है ना, जिसकी वजह से उनका 12AB का रजिस्ट्रेशन इनऑपरेटिव हो गया। अब उन्हें लगा कि नहीं, 1023C तो बेकार है, हमें तो 12AB ज्यादा सूट कर रहा था, तो आप चाहते हो कि 12AB का रजिस्ट्रेशन आपका वापस से ऑपरेशन में आ जाए। तो जिस असेसमेंट ईयर से आप चाहते हो कि वो आपका वापस से ऑपरेशन में आ जाए, उस असेसमेंट ईयर से 6 मंथ्स प्रायर आपको उस रजिस्ट्रेशन के ऑपरेशन के लिए अप्लाई करना होगा। और जिस भी क्वार्टर में, माय डियर फ्रेंड्स, आपने रजिस्ट्रेशन, एक्चुअली कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर को जिस भी क्वार्टर में वो रजिस्ट्रेशन ऑपरेटिव बनाने की एप्लीकेशन मिलेगी, उस क्वार्टर के क्लोज होने से 6 मंथ्स के अंदर अंदर कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर को उनका रजिस्ट्रेशन वापस ऑपरेशन में ला देना होगा। और एग्जामिशन ट्रस्ट को कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगी? एक्चुअली जो रजिस्ट्रेशन के ऑपरेटिव करने की एप्लीकेशन जिस भी प्रीवियस ईयर में दी गई होगी, उस प्रीवियस ईयर के क्लोज होने से या उस प्रीवियस ईयर के लिए रेलेवेंट असेसमेंट से जो उनको एग्जामिशन है वो मिलेगी। और यहां भी जो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा ये 5 इयर्स के लिए होगा। और ये तो इंप्लाइड है कि कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट एंड उनकी एक्टिविटीज की जेन्युइननेस से सेटिस्फाई होने के बाद में ही उनको जो रजिस्ट्रेशन ग्रांट है वो करेंगे। अब हो सकता है कि कोई ट्रस्ट जिनको रजिस्टर किया गया था मेडिकल रिलीफ के ग्राउंड पर, और उन्होंने सपोज हॉस्पिटल बंद करके स्कूल खोल लिया, मतलब अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर लिया, ओके। तो अभी आपने देखा था ना कि ट्रस्ट को ऐसे मॉडिफिकेशन की डेट से 30 डेज में फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देनी होगी, राइट? ट्रस्ट को पहले रजिस्टर किया गया था इस कंडीशन के साथ में कि आप मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड करोगे, और उन्होंने हॉस्पिटल बंद करके स्कूल खोल लिया, ओके। तो उन्होंने अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया, तो अभी आपने 12 रिफ्रेश कर रखा है ना कि उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा 30 डेज के अंदर, उन्होंने कर दिया। तो अब जिस मंथ में उन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दी, उस मंथ के क्लोज होने से 6 मंथ्स के अंदर कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर की ड्यूटी होगी कि उनका वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दें। और ऐसे केस में उन्हें एग्जामिशन, वही एप्लीकेशन दिए जाने वाले प्रीवियस ईयर के लिए रेलेवेंट असेसमेंट से मिलना स्टार्ट होगी। और रजिस्ट्रेशन तो आपको पता ही है 5 इयर्स के लिए वैलिड होगा, जो ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट, उनकी एक्टिविटीज की जेन्युइननेस से सेटिस्फाई होने के बाद में कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर के द्वारा उनको ग्रांट किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये वाली जो टाइम लिमिट है इसमें तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ये तो मैं अभी ऑलरेडी माय डियर फ्रेंड्स आपके साथ डिस्कस करके आ ही चुका हूं।
है ना। ये वाली टाइम लिमिट तो आपके माइंड में सेट होगी बिल्कुल। ओके, नॉर्मली कमिश्नर को 6 मंथ्स के अंदर ऑर्डर पास करना होता है। अब यहां पर ये जो टाइम लिमिट दी गई है ना, इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिसिटी अगर मैं चलूं थोड़ा सा चीजों को इजी बनाने के लिए, इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिसिटी अगर आप देखें तो वो सेम है ना। 6 मंथ्स में अप्लाई करना है, 6 मंथ्स में ही फिर कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर को ऑर्डर पास करना है, राइट। बेस अलग हो सकता है और नजर भी आएगा, लेकिन जो पीरियोडिसिटी है वो नॉर्मली यहां पर सेम आप देख पा रहे हैं। ओके, राइट फ्रेंड्स। तो देखिए यहां जहां भी पीरियोडिसिटी है नॉर्मली वो इस तरह की अप्रोच अडॉप्ट की गई है। जहां एक्टिविटीज कमेंस हो गई, आप सीधा फाइनल रेजोल्यूशन के लिए कभी भी अप्लाई कीजिए। जनरली कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर के पास में 6 मंथ्स का ऑर्डर होता है। और फर्स्ट केस में भी देखो पीरियोडिसिटी सेम ही है ना, राइट। ब्रॉडली स्पीकिंग बोर्ड के सर्कुलर की अगर हम बात से पहले लॉ के प्रोविजन को अगर देखें तो वह पीरियोडिसिटी सेम ही मेंटेन की गई है। और ग्रांट की जा चुकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की पावर भी कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर को मिली हुई है। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफी रेलिवेंट है, वो ये कि अब लॉ मेकर्स ने कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर को इनेबल बना दिया है क्या, कि अगर किसी ट्रस्ट के लिए अगर अपनी एप्लीकेशन को अगर विद इन ड्यू टाइम फाइल कर पाना अगर उसके कंट्रोल के बियॉन्ड था, तो अगर कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर फिट फील करे तो ऐसे केस में वो उस डिले को कंडोन कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन को विद इन ड्यू टाइम ट्रीट कर सकते हैं। मतलब उनकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डिटेन करके उनको ऑर्डर पास कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था कि कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर के पास में ग्रांट किए जा चुके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की पावर भी मिली हुई है। पहले कुछ बेसिक से प्रोविजंस रिफ्रेश कीजिए। देखिए, अगर ट्रस्ट के पार्ट पर कोई स्पेसिफाइड वायलेशन अगर हुआ होगा, अगर ट्रस्ट के पार्ट पर कोई स्पेसिफाइड वायलेशन अगर हुआ होगा तो उस केस में रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन का सीन बनेगा। देखिए, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के नोटिस और नॉलेज में अगर एसएससी के पार्ट पर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई स्पेसिफाइड वायलेशन अगर हुआ है, ये अगर कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर के नोटिस और नॉलेज में आ जाता है, या प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर को असेसिंग ऑफिसर जब एसएससी ट्रस्ट का स्क्रूटनी असेसमेंट कर रहे थे तब एओ के नोटिस और नॉलेज में ऐसा स्पेसिफाइड वायलेशन आया होगा और उन्होंने केस प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर को रेफर किया होगा, या फिर सपोज बोर्ड के द्वारा टाइम टू टाइम जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की जाती है उसके अकॉर्डिंगली ट्रस्ट का अगर केस सिलेक्ट हुआ होगा, जैसे बोर्ड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई वगैरह यूज करके जो कंप्यूटराइज्ड स्मार्ट टूल यूज किए उससे इस ट्रस्ट का जो केस है वो सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे केस में जो प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर है वो क्या करेंगे, वो जो भी नेसेसरी फील करें इसको डिसाइड करने के लिए कि वास्तव में स्पेसिफाइड वायलेशन अगर हुआ है या नहीं हुआ है, इस रिलेशन में वो जो भी नेसेसरी फील करे ऐसे इंफॉर्मेशंस डॉक्यूमेंट्स कॉल फॉर करेंगे, जो भी नेसेसरी फील करे वो ऐसी इंक्वायरी को अंजाम देंगे। और अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं कि वास्तव में वन और मोर स्पेसिफाइड वायलेशन अगर हुए हैं तो फिर ऐसे केस में वो राइटिंग में एक ऑर्डर पास करके ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देंगे। लेकिन उससे पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एसएससी को देंगे और फिर अब उस ईयर और उस ऑल सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है कि स्पेसिफाइड वायलेशन अगर हुआ है तो फिर वो उस ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने से रिफ्यूज करने वाला एक राइटिंग में ऑर्डर पास कर देंगे। उन्हें जो ऑर्डर पास करना है वो करें, उसकी एक कॉपी वो एसएससी को एंड एक कॉपी एओ को भेज देंगे, जिससे दोनों पार्टीज को पता लग जाए कि हाँ ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है। अब ये कैंसिलेशन बेस्ड है स्पेसिफाइड वायलेशन पर, तो स्पेसिफाइड वायलेशन का मीनिंग हम किससे लें? तो फ्रेंड्स याद कीजिए, स्पेसिफाइड वायलेशन के लिए हम जिस तरह की अप्रोच अडॉप्ट करते हैं अपने रेगुलर बैच में, एक्चुअली ओ मतलब जैसे ओमपुरी ले लेते हैं हम, है ना, तो ओ का बीपी सीजी ने लो कर दिया है ना। क्या ये करेक्ट और कंप्लीट है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह की एक छोटी सी लाइन में हमारे सारे स्पेसिफाइड वायलेशन आ जाते हैं। वो मतलब क्या कि ट्रस्ट ने अगर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस से अलग पर्पस, या यूं कहूं मैं, ट्रस्ट जिस ऑब्जेक्ट के लिए बना है, ट्रस्ट जिस ऑब्जेक्ट के लिए बना है, ट्रस्ट ने अपने ऑब्जेक्ट से अलग पर्पस के लिए अगर अपनी इनकम को अप्लाई कर दिया है। बी मतलब ट्रस्ट के पास में कोई बिजनेस है जो उनके मेन ऑब्जेक्ट के अटेनमेंट से इंसिडेंटल नहीं है, या जिसके उन्होंने सेपरेट बुक्स वॉन्ट्स कीप एंड मेंटेन नहीं किए हैं। पी मतलब अगर ट्रस्ट अपनी इनकम को प्राइवेट रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूजर अप्लाई कर दे। सी मतलब अगर ट्रस्ट किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी और कास्ट के बेनिफिट के लिए अगर अपनी इनकम को यूजर अप्लाई कर दे। जी मतलब ट्रस्ट की एक्टिविटीज जेन्युइन नहीं है, या जिन ऑब्जेक्ट के साथ में उनको रजिस्टर किया गया था, जिन कंडीशंस के साथ उनको रजिस्टर किया गया था, उनके अकॉर्डिंगली वो अपनी एक्टिविटीज नहीं चला रहे। लो मतलब लॉ, कि अगर किसी अदर लॉ की कंडीशन उनके ऑब्जेक्ट के अचीव किए जाने के लिए अगर मटेरियल है, लेकिन वो उस तरह की रिक्वायरमेंट को अगर कंप्लाई विथ नहीं कर रहे
रहे हैं और ऐसा वायलेशन अदर लॉ में उनका कंफर्म हो गया है, ओके, और ट्रस्ट नॉट कंप्लीट, मतलब ट्रस्ट ने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन जिस पर उन्हें रजिस्ट्रेशन मिल गया था, बाद में पता लगा कि वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं थी, उसमें एसएससी ने फॉल्स इंफॉर्मेशंस, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशंस फर्निश की थी। तो ऐसे जो केस हैं वो यहां पर स्पेसिफाइड वायलेशन में माय डियर फ्रेंड्स कवर्ड हैं। आप देखोगे आपको उसी तरह की बातें वहां पर देखने को मिलेंगी, ओके। तो जहां ट्रस्ट ने अगर अपने ऑब्जेक्ट से अलग पर्पस के लिए इनकम अप्लाई कर दी है ना, ट्रस्ट के पास कोई बिजनेस है जो उनके मैन ऑब्जेक्ट इंसिडेंटल नहीं है, या उन्होंने सेपरेट बुक्स अकाउंट्स की मेंटेन नहीं किए, या प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए इनकम अप्लाई कर दी, या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी कास्ट के बेनिफिट के लिए इनकम को अप्लाई कर दिया, या ट्रस्ट की एक्टिविटीज जेन्युइन नहीं है, या जिन कंडीशंस के साथ उसको रजिस्टर किया गया था उनके अकॉर्डिंगली वो अपनी एक्टिविटीज को कैरिड आउट नहीं कर रहे हैं, या ट्रस्ट जिसके लिए किसी अदर लॉ की कोई रिक्वायरमेंट का कंप्लाई विद किया जाना उनके ऑब्जेक्ट के अचीवमेंट के लिए नेसेसरी और मटेरियल था, उन्होंने वो कंप्लाई विद नहीं किया और वो वायलेशन उनका अदर लॉ में कंफर्म हो गया है, या ट्रस्ट ने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन जो दी थी वो पहले कंप्लीट नहीं फाइल की थी, या फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देकर रजिस्ट्रेशन ले लिया था, तो ऐसा वायलेशन स्पेसिफाइड वायलेशन कहलाएगा, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो पाएगा। लेकिन क्या कोई टाइम लिमिट है कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर के पास? द आंसर इज यस। कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर ने जो फर्स्ट नोटिस दिया था एक्चुअली ट्रस्ट के से बुक्स अकाउंट्स इंफॉर्मेशंस वगैरह मांगने के लिए, कोई इंक्वायरी करने के लिए जो फर्स्ट नोटिस दिया गया था, बेसिकली उस क्वार्टर के क्लोज होने से, उस क्वार्टर के क्लोज होने से 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो ऑर्डर है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने वाला या कैंसिलेशन से रिफ्यूजल वाला पास करना हो, वो पास करना होगा, ओके फ्रेंड्स। अच्छा, ये जिस तरह के प्रोविजन आपने भी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए ग्रांट हो चुके रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के लिए देखे, उसी तरह के प्रोविजंस 1023C की बॉडी के लिए भी गिवन है। और ये तो असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर का पार्ट है जो आपको यहां दिया गया है कि हां जब एओ किसी एसएससी का, चाहे वो 1023C की बॉडी या 12A का रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, अगर उन्हें ये पता लगता है कि ट्रस्ट के पार्ट पर तो जो 12AB में जो वायलेशन गिवन है, जो 1023C में भी एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक वायलेशन उनके पार्ट पर हुआ है, तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो क्या कर सकेंगे, वो जो केस है वो प्रिंसिपल कमिश्नर को रेफर कर सकेंगे कि आप इस बॉडी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दीजिए, इनकी जो अप्रूवल है वो विड्रॉ कर लीजिए। और एक बार ये केस रेफर कर दिया तो फिर वो वेट करेंगे हायर अथॉरिटी के ऑर्डर का, उसके बाद ही वो अपना फाइनल स्क्रूटनी असेसमेंट ऑर्डर पास करेंगे। तो ये एपी में सेक्शन 143(3) में माय डियर फ्रेंड्स सेकंड प्रोविजो में जिस तरह की बातें गिवन है वो यहां पर मैंने आपको बस और रिफ्रेश कराई है। और याद कीजिए सेक्शन 13 को फ्रेंड्स, जहां नेगेटिव प्रोविजंस गिवन है कि एग्जेम्पशन प्रोविजंस कब अप्लाई नहीं होंगे। पहला केस एक्चुअली जनरल है कि प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट के केस में एग्जेम्पशन मिलती किनको है, पब्लिक ट्रस्ट को। स्टार्टिंग में भी आपको रिफ्रेश कराया था। तो प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट की तो जो एंटायर इनकम है, जो एक्चुअली वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए अप्लाई कर ही नहीं रहे होंगे क्योंकि वो प्राइवेट ट्रस्ट हमें नजर आ रहे हैं, तो प्राइवेट ट्रस्ट को तो एग्जेम्पशन मिलती नहीं, उनकी तो एंटायर इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगी। लेकिन अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी और कास्ट के बेनिफिट के लिए क्रिएट हुए हैं, ये पब्लिक ट्रस्ट है, प्राइवेट तो हमने सबसे पहले बार कर दिए। अब जो पब्लिक ट्रस्ट बचे, अगर ये कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी और कास्ट के बेनिफिट के लिए क्रिएट हुआ है, तो इनको भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, इनके एंटायर इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगी। लेकिन एक एक्सेप्शन रिकॉल कीजिए कि अगर कोई ट्रस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस और या वुमेन एंड चिल्ड्रन के बेनिफिट के लिए अगर क्रिएट हुआ होगा तो वो पर्टिकुलर कम्युनिटी और कास्ट के बेनिफिट के लिए क्रिएटेड नहीं माना जाएगा, मतलब उनको बेनिफिट यहां मिल पाएगा। अब जो ट्रस्ट है, चाहे वो चैरिटेबल या रिलीजियस है, अगर वो अपनी इनकम या प्रॉपर्टी को सेक्शन 13(3) में स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए अगर यूटिलाइज कर लेते हैं, तो जितनी इनकम उन्होंने स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए यूटिलाइज की होगी उतनी ट्रस्ट को एग्जाम्प्ट नहीं कहलाएगी, उनके लिए टैक्स के लिए चार्जेबल बनाई जाएगी। लेकिन इस रिलेशन में डियर फ्रेंड्स एक छोटा सा पॉइंट रिकॉल कीजिए कि अगर कोई ट्रस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं या हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, तो ये जो एजुकेशनल और मेडिकल ट्रस्ट है वो अगर स्पेसिफाइड पर्सन को कोई एजुकेशनल या मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे, तो इससे उनकी जो भी प्रोवाइड किए गए बेनिफिट की वैल्यू से अलग जो भी इनकम रही होंगी उन पर एग्जाम्पशन उनकी कंटिन्यू कहलाएगी, डिनाई नहीं की जाएगी। केवल और केवल जितना उन्होंने बेनिफिट अपने स्पेसिफाइड पर्सन को दिया फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट के थ्रू, जितना बेनिफिट उनको दिया वो बेनिफिट की वैल्यू ट्रस्ट की जो इनकम है वो ट्रीट की जाएगी। एंड माय डियर फ्रेंड्स यहां पर जो जिक्र हुआ है सेक्शन 13(3) में स्पेसिफाइड पर्सन का, तो रिकॉल कीजिए जरा, जो सेक्शन 13(3) में स्पेसिफाइड पर्सन है वो पहले मैं आपको रिफ्रेश करा देता हूं।
द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट और फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब ट्रस्ट के लिए जो भी उनके ऑथर होते हैं, फाउंडर होते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने 50,000 रुपीज से ज्यादा का प्रीवियस ईयर के क्लोज होने तक जो डोनेशन है वो ट्रस्ट को दे दिया, या फाउंडर जिनको हम सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर भी कहते हैं। अब ये जो ऑथर, फाउंडर और सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर, इनके जो रिलेट, अगर ये एचयूएफ है तो इनको एचयूएफ के जो मेंबर है वो बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट के लिए बन जाएंगे। कौन? स्पेसिफाइड पर्सन। इसके अलावा ट्रस्ट के ट्रस्टी, इंस्टीट्यूशन के मैनेजर भी स्पेसिफाइड पर्सन में कवर्ड है। और माय डियर फ्रेंड्स, जो भी ये ऑथर, फाउंडर, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर, मेंबर ऑफ एचयूएफ, ट्रस्टी और मैनेजर, उनकी जो रिलेटिव है वो भी स्पेसिफाइड पर्सन ट्रस्ट के लिए बना दिए गए। या कोई भी ऐसा कंसर्न, सर कैसा कंसर्न, जिसमें ये जो ऊपर एबव रेफर्ड ये जो पर्सन है ना, हाँ, अगर उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हमें नजर आए तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर एबव रेफर्ड पर्संस में से किसी पर्सन का अगर किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अगर हमें नजर आएगा तो वो कंसर्न भी ट्रस्ट के लिए स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएगा। बात खत्म। यही बात है जो माय डियर फ्रेंड्स आपको यहां पर ये और दे दी गई है। आई होप कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आई होगी। और मैं अब आपको रिकॉल करा देना चाहता हूं एक और स्पेसिफिक केस कि जहां पर हमारे एसएससी ट्रस्ट की बैलेंस शीट में जो भी इन्वेस्टमेंट्स और डिपॉजिट हमें देखने को मिलते हैं, अगर उनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट, अगर उन्होंने 11(5) में जो स्पेसिफाइड मोड है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इन्वेस्टमेंट, बैंक डिपॉजिट्स वगैरह, उनसे अलग मोड में अगर कर दिया तो जितना भी अमाउंट उन्होंने इस 11(5) में स्पेसिफाइड मोड से अलग मोड में इन्वेस्ट किया, डिपॉजिट किया, वो ट्रस्ट की इनकम ट्रीट करके उनको टैक्स के लिए यहां चार्जेबल बना दिया जाएगा। याद कीजिए फ्रेंड, सेक्शन 13(1)(d) में लॉ मेकर्स ने इस तरह की जो बात है वो लॉ में कर रखी है। तो ये 13(1)(c) और 1(d) इनका जो रेफरेंस है वो आपको आगे भी देखने को मिलेगा। अब यहां 11(5) में जो स्पेसिफाइड मोड्स की लिस्ट है उसके लिए आप एक बात ये कंसीडरेशन में काइंडली लेकर चले कि अगर ट्रस्ट को कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो रिसीव हुआ, अगर ट्रस्ट को माय डियर फ्रेंड्स अगर कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अगर रिसीव हुआ है और ट्रस्ट अगर उससे ज्वेलरी, फर्नीचर या किसी भी अदर आर्टिकल जिसको बोर्ड नोटिफाई कर दें उस फॉर्म में अगर मेंटेन करें तो वहां पर 11(5) के स्पेसिफाइड मोड का वायलेशन हुआ नहीं कहलाएगा। वहां पर 13(1)(d) के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब क्या, पहले ये 1023(c) वाली बॉडी के लिए केवल फैसिलिटी थी, लेकिन अब फ्रेंड्स जो 1023(c) वाला रिजीम है उसको ट्रांजिट किया जा रहा है 12AB के अंदर। अभी मैं आपको 1023(c) में वो रिफ्रेश भी करा दूंगा। तो बेसिकली पहले ये फैसिलिटी 1023(c) वाली बॉडी के लिए हुआ करती थी, 12AB वाले ट्रस्ट के लिए नहीं, लेकिन 12AB वाले ट्रस्ट के लिए भी अभी ये पॉसिबल बना दिया गया है। क्या कि अब इस ट्रस्ट चैप्टर में भी रजिस्टर्ड जो ट्रस्ट है वो अगर कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इन काइंड दैट इज ज्वेलरी के फॉर्म में रिसीव करते हैं, उसे वो एज इट इज अगर होल्ड कर लेते हैं तो उनके पार्ट पर वायलेशन नहीं कहलाएगा। 11(5) का वायलेशन उनके पार्ट पर ट्रीट नहीं किया जाएगा। वो 11(5) का एलिजिबल इन्वेस्टमेंट एक तरह से अब ट्रीट कर लिया जाएगा। तो पहले अगर ज्वेलरी के फॉर्म में डोनेशन मिलता था तो ट्रस्ट की हेडेक क्या होती थी कि ज्वेलरी बेचो, कंसीडरेशन एनकैश कराओ, उसे बैंक में डिपॉजिट कराओ, 11(5) के स्पेसिफाइड मोड में रखते हुए उसे नजर आओ। लेकिन अब इस तरह की जो इंसर्शन है जिससे कि वो ज्वेलरी के फॉर्म में मिले डोनेशन को एज इट इज होल्ड कर सकेंगे। और आइए फ्रेंड्स, अब मैं कुछ इंडिपेंडेंट प्रोविजंस आपके नोटिस और नॉलेज में ले आता हूं। जैसा मैंने भी कहा था कि आपको सेक्शन 13(1)(c) का जो रेफरेंस है वो आगे भी यूज में देखने को मिलेगा। देखिए, चाहे वो 1023(c) की अप्रूव्ड कोई फंड इंस्टीट्यूशन हो या माय डियर फ्रेंड्स इस चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट में, चाहे इस ट्रस्ट चैप्टर में रजिस्टर्ड कोई ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन हो, अगर उन्होंने अपनी कोई इनकम या प्रॉपर्टी अगर स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए अगर यूज और अप्लाई कर दी, मतलब जो 1023(c) वाली बॉडी के लिए 1023(c) में माय डियर फ्रेंड्स रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी, और ट्रस्ट चैप्टर वाली ट्रस्ट चैप्टर में जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है उनके लिए तो अभी आपने सेक्शन 13(1)(c) में वो रिस्ट्रिक्शन देगी, है ना। तो जहां ट्रस्ट ने अगर अपनी इनकम या प्रॉपर्टी का स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए अगर यूजर एप्लीकेशन कर दिया है, अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी लाइक ईओ को असेसमेंट प्रोसीडिंग के दौरान ये पता लगा तो असेसिंग ऑफिसर फिर उस ट्रस्ट को, इंस्टीट्यूशन को डायरेक्ट कर सकते हैं एक पेनल्टी का पेमेंट करने के लिए। एक्चुअली जिस फर्स्ट ईयर में ऐसा वायलेशन पता लगेगा, ओके, उस ईयर में उनके उस वायलेटेड अमाउंट के इक्विवेलेंट अमाउंट की जो पेनल्टी है उन पर लगाई जा सकेगी। लेकिन अगर वो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन नहीं सुधरते, आगे भी वो इस तरह का वायलेशन करते हैं, तो जिस भी सब्सिक्वेंट ईयर में ऐसे वायलेशन के बारे में पता लगेगा वहां वायलेटेड अमाउंट के डबल की 200% की जो पेनल्टी है वो उन पर लगाई जा सकेगी। अब चलो जरा आप अदर सोर्सेस चैप्टर में जो सेक्शन 56 देखते हो, याद है
सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में वो गिफ्ट वगैरह की जो रिसीट है वो टैक्स के लिए चार्जेबल बनाई गई है। लेकिन अगर किसी पर्सन को अगर 12AB में रजिस्टर्ड ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन मतलब किसी चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट से या 1023C में जो फॉल करने वाली ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन है उनसे अगर किसी पर्सन को कोई सम रिसीव होता है तो वहां पर वो 56 के जो प्रोविजंस है टैक्सेशन वाले वो नहीं लगते, है ना, याद है ना फ्रेंड्स। तो अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट किसी नीडी पीपल को अगर हेल्प कर रहा है ना, तो उसके लिए उन्होंने उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है तो उस नीडी पीपल रेसिपिएंट को आप टैक्स नहीं करने लग जाओगे। इस तरह की बात आप अदर सोर्सेज में देखते हो ना। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, क्या कि अगर सेक्शन 33 में जो रेफर्ड पर्सन है, हाँ जैसे ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी, अब ट्रस्टी अगर ट्रस्ट से कुछ अमाउंट रिसीव कर रहे होंगे तो वहां पर फिर ये जो एग्जेम्पशन है वो अप्लाई नहीं होगी, हाँ वहां पर ये जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, राइट ना फ्रेंड्स। और एक नई इंसर्शन जो लॉ मेकर्स ने लॉ में की थी, किन केसेस के लिए वो की गई थी मैं याद दिलाता हूं आपको फ्रेंड्स। सबसे पहले जैसे कोई ट्रस्ट है मान लेते हैं, उसने क्या किया, सपोज वो ट्रस्ट एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाले लिंब में चैरिटेबल की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में उनकी जो कमर्शियल रिसीट्स है वो उनकी टोटल रिसीट्स के 20% से क्रॉस कर गई, तो उनका चैरिटेबल खत्म, वो चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन से बाहर, वो इस चैप्टर में एग्जामिनेशन के लिए इंटाइटल्ड नहीं बन पाएंगे, उनकी इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। ऐसे ही अच्छा है एक और चीज जो मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह वाली बातें थी वो तो आपको रिफ्रेश करा दी थी, मैं जरा थोड़ा सा आपको लेकर आता हूं वापस से सेक्शन 12A में। यस, यहां पर कुछ कंडीशंस जिनका सेटिस्फैक्शन एसेंशियली रिक्वायर्ड था एग्जामिनेशन क्लेम करने के लिए, वहां पर कुछ बेसिक से पॉइंट्स रिफ्रेश कीजिए कि अगर किसी ट्रस्ट की सेक्शन 11 एंड 12 की एग्जामिनेशन के बिना अगर इनकम बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट से क्रॉस कर रही है तो उस ट्रस्ट को प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर में प्रेस्क्राइब्ड प्लेस पर अपने जो बुक्स अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स है वो कीप एंड मेंटेन करने होंगे, उनका ऑडिट कराना पड़ेगा और ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से 1 मंथ प्रायर फर्निश करनी होगी। ट्रस्ट को अगर एग्जामिनेशन चाहिए तो उन्हें अपनी रिटर्न सेक्शन 139(1) की ड्यू डेट में नहीं तो 139(4) में बिलेटेड रिटर्न के टाइम तक फर्निश करनी पड़ेगी। हाँ, यहां अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अपडेटेड रिटर्न में ट्रस्ट एग्जामिनेशन नहीं ले सकता। ओके, सिंपली स्पीकिंग हम कह सकते हैं कि वो 139(1) या 139(4) में जो रिटर्न है वो अपनी फर्निश कर दें। तो ये कुछ कंडीशंस और आपने देखी। अब ये पक्की बात है ना फ्रेंड्स कि इन कंडीशंस का जो सेटिस्फैक्शन है वो एसेंशियली रिक्वायर किया गया है। तो इसका मतलब क्या कि अगर ट्रस्ट के पार्ट पर ऐसी कंडीशन अगर वायलेटेड नजर आएगी, मतलब ट्रस्ट ने अगर वो प्रेस्क्राइब्ड बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स अगर मेंटेन नहीं किया, ऑडिट कराकर ऑडिट की रिपोर्ट को ड्यू डेट तक रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से 1 मंथ प्रायर तक जो उन्हें फर्निश करना होता है वो अगर उन्होंने नहीं किया, ओके, तो हम कह सकते हैं, यहां लिखा है ना इसमें विद इन, या हम कह सकते हैं ऑन और बिफोर 1 मंथ प्रायर टू ड्यू डेट, सिंपली प्रायर टू ड्यू डेट फॉर आरवाई, है ना। तो यहां इस केस में अगर एसएससी ने नहीं अगर बुक्स अकाउंट्स का टाइमली ऑडिट कराकर ऑडिट रिपोर्ट फर्निश की या ट्रस्ट ने अगर अपनी रिटर्न नहीं 139(1) और 4 में फाइल की, तो ये पक्की बात है कि उन्हें इन केसेस में एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, उनकी इनकम का टैक्सेशन कैसे किया जाएगा, कैसे टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट किया जाएगा, कोई डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी, इसको लेकर लॉ मेकर्स ने जो एक नया सबसेक्शन 10 जो इंसर्ट किया सेक्शन 13 में, वो आपको रिकॉल करना है कि अगर इन स्पेसिफाइड वायलेशन में से कोई भी वायलेशन का केस अगर नजर आया तो उस ट्रस्ट की जो इनकम कंप्यूट करने की बात आएगी। हां, उसमें हम ट्रस्ट को जो उन्होंने अपने ऑब्जेक्ट के लिए विद इन इंडिया अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर इनकर किए होंगे वो अलाउ कर देंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, क्या कि करंट ईयर से लास्ट ईयर के लास्ट डे पर जो कॉर्पस बैलेंस पड़ा हुआ था उससे जो करंट ईयर में किया गया खर्चा है वो अलाउ नहीं होगा। जो भी उन्होंने लोन बोरोइंग से कोई खर्चा किया होगा वो अलाउ नहीं होगा। किसी असेट का एक्विजिशन जो पहले वो क्लेम कर चुके हैं उस पर डेप्रिसिएशन अगर वो चाहे वो नहीं मिल पाएगा, और कोई अमाउंट अगर वो किसी को डोनेट करने में यूटिलाइज करते हैं तो उस डोनेशन का उनको यहां पर जो डिडक्शन है वो नहीं मिल पाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, चलो उन्होंने ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के लिए कोई एक्सपेंडिचर किया, मान लेते हैं ट्रस्ट ने सपोज अपने ऑब्जेक्ट के लिए कोई एक्सपेंडिचर किया, लेकिन अगर वो 10,000 रुपीज से ज्यादा का उन्होंने कैश में खर्चा कर दिया या टीडीएस कंप्लायंस के बिना उन्होंने वो पेमेंट कर दिया, तो जो 30% डिसअलावेंस या कैश के केस में 100% डिसअलावेंस वगैरह वाली बातें हैं वो प्रोविजन जिस हद तक यहां लग सकते हैं उस हद तक वो यहां पर लगाए जाएंगे। और जो हमने कह दिया है आपको कि आपको बस फॉर द
ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन, जो एक्सपेंडिचर आपने अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर इन इंडिया इनकर किए होंगे उनकी डिडक्शन हम आपको दे देंगे। तो इसके अलावा आप किसी डिडक्शन की उम्मीद हमसे मत करना। हाँ, मतलब हम ट्रस्ट की टैक्स के लिए चार्जेबल इनकम निकालने के टाइम पर जो हमने ऊपर कह दिया है उसके अलावा एक्ट के किसी भी अदर प्रोविजन में कोई भी एक्सपेंडिचर अलावेंस या लॉस का सेट ऑफ उन्हें अलाउ नहीं करेंगे। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, अब आइए जरा ट्रस्ट इनकम के टैक्सेशन वाले पार्ट में। वहां सबसे पहले जो पब्लिक चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट की नॉर्मली तो इनकम आप सेक्शन 11 में एग्जाम्प्ट कर देते हो, लेकिन जो एग्जाम्प्ट नहीं हो पाई उसको आप स्लैब रेट्स पर टैक्स करना। लेकिन दो केस ऐसे हैं जिसमें आप एमएमआर यूज करोगे। अगर ट्रस्ट का केस 13(1)(c) में कवर्ड है, मतलब ट्रस्ट अपनी इनकम या प्रॉपर्टी को स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए यूज और अप्लाई किया होगा, या 13(1)(d) में कवर्ड है, मतलब ट्रस्ट ने 11(5) से अलग मोड में अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया होगा, तो ऐसे केस में ट्रस्ट की इनकम को एमएमआर पर टैक्स किया जाएगा। अगर ट्रस्ट बाय डिफॉल्ट तो 115 BAC एप्लीकेबल है, जहां पर मैक्सिमम सरचार्ज 25% है। तो एमएमआर का मतलब क्या, सेक्शन 229C आप रिफ्रेश कीजिए कि एक इंडिविजुअल के लिए मैक्सिमम स्लैब रेट 30%, उसमें एक इंडिविजुअल के लिए मैक्सिमम एप्लीकेबल सरचार्ज दैट इज 25%। ओके, तो 30 का 25 किया आपने, फिर जो रिजल्ट आया टैक्स प्लस सरचार्ज उसका 4% सेस, तो रिजल्ट आएगा 39%। लेकिन अगर ट्रस्ट ने 115 BAC के डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से शिफ्ट आउट कर लिया है, तो जो ऑप्शनल टैक्स रिजीम है उसमें इंडिविजुअल के लिए अगर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा हो तो सरचार्ज 37% तक लग पाता है ना, तो वहां मैक्सिमम सरचार्ज 37% काउंटिंग में आएगा। तो वहां पर जो एमएमआर है वो 42.744% में नजर आएगी। लेकिन स्पेशल रेट लॉ मेकर्स ने कुछ स्पेसिफाइड इनकम के लिए सेक्शन 115BBI में हमें अरेंज कर दिए। ये भी एग्जाम के लिए काफी रेलिवेंट है। देखिए, चाहे हमारी एसएससी 1023C में कहीं इन सब क्लॉजेस में से किसी सब क्लॉज में अप्रूव्ड बॉडी हो, या फिर हमारे एसएससी ट्रस्ट सेक्शन 11 मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्टर्ड फंड इंस्टीट्यूशन हमें नजर आए, सिंपली स्पीकिंग ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन हमें नजर आए, तो अगर हमारे एसएससी ट्रस्ट की टोटल इनकम में कोई स्पेसिफाइड इनकम अगर इंक्लूडेड है, तो हम इस एक्ट में जो भी दिए गए इधर प्रोविजंस हैं, चाहे वो 13, चाहे वो सेक्शन 164(2) में ही क्यों ना हो, उनको ओवर रूल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकम टैक्स किसका पेबल होगा, जो भी स्पेसिफाइड इनकम है उन पर तो हम 30% टैक्स लगाएंगे, सरचार्ज एंड सेस एज एप्लीकेबल। ओके, इसके लिए कुछ स्पेशल नहीं है, उससे टैक्स निकालिए और टोटल इनकम में से आप इस स्पेसिफाइड इनकम को बाहर कर दीजिए, तो बैलेंस जो टोटल इनकम बचती है ट्रस्ट की, उस पर जो बैलेंस अदरवाइज टैक्स पेबल आता है वो आप नॉर्मली निकाल कर ले आइए, इनका सम टोटल कीजिए, तो जो टोटल फिगर आएगी वो टोटल टैक्स लायबिलिटी उनकी टोटल इनकम पर कहलाएगी। तो आप तो केवल इतना कैरी कीजिए क्या, कि जो स्पेसिफाइड इनकम है ना, उस स्पेसिफाइड इनकम के लिए जो टैक्स रेट है वो फ्लैट है, दैट इज 30% प्लस सरचार्ज एंड सेस एज एप्लीकेबल। ओके, राइट माय डियर फ्रेंड्स, अब पॉइंट यहां पर यह आता है कि सर 115BBI के लिए स्पेसिफाइड इनकम में भला कौन सा केस आएगा, तो मैं वो स्पेसिफाइड इनकम बताऊं आपको, उससे पहले ये रिकॉल कर लीजिए कि इसका ग्रॉस बेसिस पर टैक्सेशन होता है, मतलब स्पेसिफाइड इनकम से हम आपको किसी एक्सपेंडिचर लायबिलिटीज की कोई डिडक्शन नहीं देंगे, कोई लॉस का सेट ऑफ हम आपको किसी भी प्रोविजन में इन स्पेसिफाइड इनकम की कंप्यूटेशन के टाइम पर अलाउ नहीं कर पाएंगे। लेकिन पॉइंट वही था कि स्पेसिफाइड इनकम में क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे एसएससी ट्रस्ट ने 15% से ज्यादा एक्यूमुलेशन क्लेम किया, लेकिन अगर वो एक्यूमुलेशन एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है, मतलब आपने एक्सेस एक्यूमुलेटेड इनकम को लाइक 11(5) में स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्ट डिपॉजिट किया ही नहीं है, तो मतलब आपका वो एक्सेस एक्यूमुलेशन एक्ट में अलाइबल बन नहीं रहा है, तो वो एक्सेस एक्यूमुलेटेड इनकम आपकी स्पेसिफाइड इनकम कहलाएगी। इसके अलावा सपोज ट्रस्ट ने कोई इनकम रिसीव नहीं हुई थी, तो नॉन रिसीव्ड के ग्राउंड पर उन्होंने 11(1) की एक्सप्लेनेशन के क्लॉज 2 में जो डिक्लेरेशन फर्निश की थी वो फॉर्म 9A में, कि जिस ईयर में अमाउंट रिसीव होगा उस ईयर में नहीं तो पक्का उसके नेक्स्ट ईयर तक चैरिटी में खर्च कर दूंगा, लेकिन आपने नहीं किया है ना। तो अगर इस तरह का वायलेशन अगर पिक्चर में आया, या आपने एक्सेस एक्यूमुलेशन किसी ईयर में कर रखा है, ओके 5 इयर्स का टाइम लिया था, कोई पर्पस स्पेसिफाई किया था, लेकिन आपने 3rd ईयर में ही किसी अदर पर्पस में उसको यूटिलाइज कर दिया, मतलब मिस यूटिलाइजेशन वगैरह का केस आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह की जो सिचुएशन है, इनमें वो अमाउंट जो पहले ट्रस्ट की इनकम ट्रीट नहीं किया गया था, वायलेशन वाले ईयर में ट्रस्ट की इनकम कहलाएगा, है ना फ्रेंड्स, वो डीम्ड इनकम ट्रस्ट के लिए आपने सेक्शन 11 में देखी, और ऐसी बात है 1023C में माय डियर फ्रेंड्स, जो 1023C की बॉडी उनके लिए एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर एक्यूमुलेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उनका अगर ट्रस्ट के पार्ट पर वायलेशन हमें नजर आता है कि वो एक्सेस एक्यूमुलेशन की फैसिलिटी पहले ले चुके हैं कभी, और अब वो एक्सेस एक्यूमुलेटेड इनकम का मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ओके, या सपोज उन्होंने
नॉन रिसिप्ट के ग्राउंड पर कोई डीम्ड एप्लीकेशन क्लेम कर रखा है और अब वो जब उन्हें अमाउंट रिसीव हुआ तब उसे वो स्पेसिफाइड तब वो उसे चैरिटेबल पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो अमाउंट जो पहले उनकी इनकम ट्रीट नहीं किया गया था वो इनकम उनकी ट्रीट किया जाएगा। ये बात तो मैं आपको रिफ्रेश करा ही चुका हूं ऑलरेडी 11(1)(b) और 11(3) में, लेकिन अब वो डीम्ड इनकम उनकी यहां स्पेसिफाइड इनकम भी बन जाएगी। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर अपने ट्रस्ट ने कोई इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट जो किया है वो 11(5) में जो स्पेसिफाइड मोड है उनसे अलग मोड में अगर कर डाला है ना, तो सेक्शन 1023C वाली बॉडी के लिए जो इस तरह का वायलेशन है माय डियर फ्रेंड्स वो 1023C में जो उनके लिए गिवन है, या ऐसे ही जो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट के लिए सेक्शन 13(1)(d) में आपने अभी रिफ्रेश कर रखा है, तो जो भी अमाउंट उन्होंने स्पेसिफाइड मोड से अलग मोड में इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब उसका रॉन्गली इन्वेस्टमेंट जो कर रखा है 13(1)(d) में देखा था ना आपने, वो उनकी डीम्ड इनकम कहलाएगा, है ना, टैक्स के लिए चार्जेबल बनाया जाएगा, लेकिन वो उनकी स्पेसिफाइड इनकम कहलाएगा, मतलब उन पर टैक्स सीधा 30% लग पाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर ट्रस्ट ने स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए अगर अपनी इनकम या प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर लिया हो, वो 13(1)(c) वाला केस, यस ऐसी बात 1023C वाली बॉडी के लिए 1023C में एग्जिस्ट कर रही है, तो उनके लिए भी यह स्पेसिफाइड इनकम बन पाएगी। या ट्रस्ट ने सपोज अपनी टोटल इनकम सपोज ट्रस्ट ने माय डियर फ्रेंड्स अपनी जो इनकम है वो आउटसाइड इंडिया अगर अप्लाई कर रखी है, ओके, उन्होंने आउटसाइड इंडिया अपनी इनकम अप्लाई कर रखी है और सेक्शन 11(1)(c) में वो एक्सक्लूजन के लिए मतलब एग्जामिशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर रही है, मतलब उनका इंटरनेशनल वेलफेयर वाला ट्रस्ट वाला केस ये नहीं होगा। तो नॉर्मली तो इंडियन एप्लीकेशन से एग्जाम्प्ट होते हैं ना, फॉरेन एप्लीकेशंस नहीं, लेकिन आपने अगर फॉरेन एप्लीकेशन कर लिया तो फिर वो एग्जाम तो होगा ही नहीं और वो हम आपकी स्पेसिफाइड इनकम बनाकर आप पर 30% टैक्स और लगा देंगे। तो ये वो स्पेसिफाइड इनकम के एग्जॉस्टिव सेंस में जो केसेस हैं वो हमें यहां पर गिवन है। और आइए अब ले आया मैं आपको एनोनिमस डोनेशन वाले एरिया में जो 115BC से डील होते हैं। पहले एनोनिमस डोनेशन मतलब याद करो कोई भी ऐसा डोनेशन जिसने वो कंट्रीब्यूशन दिया, अगर उस डोनर का अगर ट्रस्ट ने नेम एड्रेस की आइडेंटिटी का रिकॉर्ड अगर मेंटेन नहीं किया या बोर्ड कुछ रिकॉर्ड और प्रेस्क्राइब करे तो वो ट्रस्ट ने अगर नहीं रखा तो वो एनोनिमस डोनेशन ट्रस्ट के लिए कहलाएगा। टैक्सेशन कैसे किया जाएगा, हम ट्रस्ट के जो भी टोटल डोनेशंस का 5% है वो चेक करेंगे, नॉट ओनली एनोनिमस, टोटल डोनेशंस, चाहे जिसमें कॉर्पस भी आएंगे, वॉलंटरी कॉर्पस, मतलब सारे डोनेशंस यहां पर आएंगे, ओके, एनोनिमस वगैरह सब मिला के टोटल डोनेशन का 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर, ये बन गई एक लिमिट। यहां तक के जो एनोनिमस डोनेशंस है उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, उनको नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स किया जाएगा, उन पर 115BC का हर प्रोविजन नहीं लगेंगे। मतलब नॉर्मल प्रोविजन का मतलब क्या कि आप 11(1) आप सेक्शन 11 एंड 12 की जो एग्जामिशन है वो ले पाएंगे, 15% का एड होक डिडक्शन वगैरह आप वो सब ले पाएंगे, स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, राइट। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स हमारे एसएससी ट्रस्ट के जो एनोनिमस डोनेशन, हमारे एसएससी ट्रस्ट के जो एनोनिमस डोनेशन, जो ने टोटल एनोनिमस डोनेशन रिसीव हुए ना, उन टोटल एनोनिमस डोनेशंस में से हम ये जो लिमिट अभी आपने निकाली विच एवर इज हायर की, ये जो लिमिट माय डियर फ्रेंड्स आपने अभी निकाली, इसको हम यहां से आउट कर दें। इतने लिमिट तक के जो एनोनिमस डोनेशन है अभी आपने निकाली ना फ्रेंड्स, लिमिट 5% ऑफ टोटल डोनेशंस और 1 लाख विच एवर इज हायर, हाँ, तो लिमिट तक के जो डोनेशंस हैं आप टोटल एनोनिमस डोनेशंस में से उतना लिमिट तक के जो एनोनिमस डोनेशन है उनको बाहर कर देंगे, तो जो एक्सेस एनोनिमस डोनेशन बचेगा उस पर ये सेक्शन 115BC लगेगा, जिसमें 30% टैक्स एंड सरचार्ज एंड सेस एज एप्लीकेबल, और कोई एग्जामिशन 11-12 में आपको नहीं मिल पाएगी, सेक्शन 13(7) में मना भी किया गया। अब फ्रेंड्स वास्तव में ये जो एनोनिमस डोनेशन के टैक्सेशन वाले सेक्शन 115BC की जो एप्लीकेबिलिटी है वो कब हमें देखने को मिलेगी, तो ये ऐसे ट्रस्ट पर जो होली चैरिटेबल पर्पस के लिए क्रिएट हुआ हो, कोई ऐसा ट्रस्ट माय डियर फ्रेंड्स जो होली चैरिटेबल पर्पस के लिए क्रिएट हुआ हो, या कोई ऐसा ट्रस्ट जो हमें पता लगा बोथ पर्पसेस चैरिटेबल एज वेल एज रिलीजियस पर्पसेस के लिए क्रिएट हुआ है, लेकिन जो एनोनिमस डोनेशन उन्हें मिला है वो इस स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ मिला है कि ट्रस्ट उसे अपने द्वारा रन किए जाने वाले मेडिकल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यूटिलाइज करेगा, मतलब वहां के डोनेशन बॉक्स से अगर वो पैसा निकला है, सिंपली स्पीकिंग, या वहां की रिसीट बुक से उसकी रिसीट कटी है जिसमें डोनर का नेम मेंशन नहीं हो रखा है, तो ऐसे केस में ये जो एनोनिमस डोनेशन वाला जो सेक्शन है 115BC वो पिक्चर में आ पाएगा। और आइए एग्जिट टैक्स की जो स्कीम है वो मैं आपको रिफ्रेश कराता हूं, दैट इज टैक्स ऑन एक्रेडिटेड इनकम से रिलेटेड जो चार्जिंग प्रोविजन सेक्शन 115TD में आप देखकर आए हैं, ये कब एप्लीकेबल होंगे किसी ऐसे पर्सन पर जो या तो अब देखिए पहले 12AA हुआ करता था, अब तो प्रेजेंटली 12AB इन फोर्स है,
राइट ना 12 वाली जो बॉडी है उनको भी जो रजिस्ट्रेशन है वो 30 जून 24 तक एप्लीकेशन देकर ले लेना था एटमैक्स, है ना। तो फ्रेंड्स चाहे हमारे एसएससी चैरिटेबल जस्ट ट्रस्ट इस असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट चैप्टर में रजिस्टर्ड हो या 1023C वाली अप्रूव्ड बॉडी हो, ओके 1023C के इन सब क्लॉजेस में जहां अप्रूवल की जरूरत होती है उनमें से किसी भी सब क्लॉज में उन्होंने अप्रूवल जो ले रखी हो, ओके वो यहां पर उनके लिए कॉमन टर्म यूज की गई है स्पेसिफाइड पर्सन। तो जब भी मैं टर्म यूज करूं स्पेसिफाइड पर्सन, तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि या तो ये ट्रस्ट चैप्टर का रजिस्टर्ड ट्रस्ट होगा या तो ये ट्रस्ट चैप्टर में रजिस्टर्ड कोई चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट होगा या फिर ये 1023C की अप्रूव्ड बॉडी होगी, ओके। तो फ्रेंड्स स्पेसिफाइड पर्सन पर ये जो सेक्शन है ये लगाया जाएगा, लेकिन किन केसेस में, तो फ्रेंड्स अगर हमारी ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है वो अपने आप को किसी ऐसे फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर ले जो सेक्शन 1023C के इन सब क्लॉजेस में किसी सब क्लॉज में अप्रूवल के लिए 12AA या AB में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं कहलाएगा। मतलब जैसे कोई चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट है वो अपने आप को नॉन चैरिटेबल या नॉन रिलीजियस ट्रस्ट में कन्वर्ट कर ले, लॉ मेकर्स ने कोई रूम नहीं छोड़ा। आप याद कीजिए, लॉ मेकर्स ने अगर यहां 115TD में कन्वर्जन की अगर बात की है तो ऐसा कन्वर्जन कब हुआ कहलाएगा, उन्होंने अपनी तरफ से जो सिचुएशन है वो भी बता रखी है। रिकॉल कीजिए कि जहां पर अगर ट्रस्ट का वो 12AA या AB का रजिस्ट्रेशन या 1023C वाली जो अप्रूवल है अगर वो कैंसिल कर दी जाए या ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर ले और वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई ना करे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्रूवल के लिए अप्लाई ना करे या की उन्होंने लेकिन वो एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट हो जाए, या ट्रस्ट माय डियर फ्रेंड्स जो पुरानी स्कीम में रजिस्टर्ड थे उनको नई स्कीम में भी री रजिस्टर करना चाहिए था, 1023C में नई अप्रूवल लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अगर सपोज री रजिस्ट्रेशन री अप्रूवल नहीं किया या मान लेते हैं कि वो नए ट्रस्ट थे या उन्होंने नई स्कीम में पहली बार सपोज रजिस्ट्रेशन लिया था, प्रोविजनल मिला था, तो प्रोविजनल को उन्हें फाइनल में कन्वर्ट कराना था, वो उन्होंने नहीं कराया, या फ्रेंड्स उन्हें नई स्कीम में फाइनल रजिस्ट्रेशन फाइनल अप्रूवल मिली थी लेकिन उन्होंने उसको रिन्यू कराना था, 5 ईयर्स के लिए होती है नॉर्मली, अभी आपने रिफ्रेश की दी है बात है, उन्होंने उस स्पेसिफाइड पीरियड में उसको रिन्यू नहीं कराया। तो ये वो केसेस हैं जिनमें जो कन्वर्जन है वो ऐसा ट्रीट यहां पर किया जाएगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स, 115TD के लिए एलिजिबल केस बन पाएगा। इसके अलावा रिकॉल कीजिए प्लीज, जहां पर हमारे एसएससी ट्रस्ट जहां पर माय डियर फ्रेंड्स हमारे एसएससी स्पेसिफाइड पर्सन वही 1023C वाली बॉडी या इस ट्रस्ट में इस ट्रस्ट चैप्टर में रजिस्टर्ड वो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट अगर किसी ऐसी एंटिटी के साथ मर्ज हो जाते हैं जिसका हमारी एसएससी के सिमिलर ऑब्जेक्ट नहीं है या जो ट्रस्ट चैप्टर में या 1023C में रजिस्टर्ड या अप्रूव्ड नहीं है या जिसका ना हमारी एसएससी के सिमिलर ऑब्जेक्ट है ना वो 12AA AB या 1023C में रजिस्टर्ड और अप्रूव्ड है। हाँ, हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अगर हम ड्रॉ करें तो ये कहना बनता है कि अगर हमारे एसएससी स्पेसिफाइड पर्सन किसी ऐसी एंटिटी के साथ अगर मर्ज हो जाए जिनका हमारे एसएससी ट्रस्ट के सिमिलर ऑब्जेक्ट है साथ ही साथ वो 12AA AB या 1023C में रजिस्टर्ड या अप्रूव्ड है तो उस केस में वायलेशन नहीं कहलाएगा, ये 115TD नहीं लग पाएगा। इसके अलावा 115TD में जो केसेस कवर्ड हैं उनमें माय डियर फ्रेंड्स एक केस ये भी रिकॉल कीजिए कि अगर हमारे एसएससी ट्रस्ट का वायलेशन का अगर डिसोल्यूशन हो रहा है और वो डिसोल्यूशन वाले मंथ के क्लोज होने से 12 मंथ्स के अंदर अंदर अगर अपनी ऑल असेट्स का अगर वो 1023C की अप्रूव्ड बॉडी या 12AA AB में रजिस्टर्ड ट्रस्ट को अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, ओके, तो उस केस में 115TD का ये फिट केस कहलाएगा। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट सिमिलर वाली बात है वो नहीं है, यहां पर जो ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी ट्रस्ट है उनके जो ऑब्जेक्ट है उनमें फर्क हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 115TD में माय डियर फ्रेंड्स जो टैक्स है वो किस पर लगाया जाएगा, एक्रीडेड इनकम पर। सर किस रेट से, MMR से, और MMR में यहां फ्लैट 12% सरचार्ज लगे, ये स्पेसिफिकली गिवन है। तो 115TD के लिए MMR मैक्सिमम मार्जिनल रेट ना तो 39% है ना 42.744% है, क्या है 34.944% है। एक्चुअली ये जो एक्रीडेड इनकम की बात हो रही है, एक्रीडेड इनकम के लिए आप क्या करोगे, आप अपने एसएससी 1023C की बॉडी या ट्रस्ट चैप्टर में रजिस्टर्ड ट्रस्ट की जो ऑल असेट्स की एग्रीगेट एफएमबी है वो लोगे, उसमें से उनकी जो ऑल लायबिलिटीज है वो माइनस कर दोगे। लेकिन जब माय डियर फ्रेंड्स आप उनकी ऑल असेट्स ले रहे होंगे ना तो वहां पर आप कुछ असेट्स नहीं लेंगे, ओके माय डियर फ्रेंड्स। जैसे उन्होंने कोई असेट अगर एग्रीकल्चर इनकम से एक्वायर की है या जिस डेट पर वो ट्रस्ट क्रिएट हुआ था, जिस डेट पर माय डियर फ्रेंड्स वो ट्रस्ट क्रिएट हुआ था
और जब उनको रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल मिली है ना फ्रेंड्स, तो उनके क्रिएशन की डेट से जब उन्हें वो रजिस्ट्रेशन अप्रूवल उनका इफेक्ट में आया, एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल बने, तो उस प्रायर पीरियड में जब वो रजिस्टर्ड या अप्रूव्ड थे ही नहीं, उन्होंने एग्जामिनेशन ली नहीं होगी, तो माय डियर फ्रेंड्स अगर उस प्रायर पीरियड में उन्होंने जब एग्जामिनेशन नहीं ले रखी है, तब उन्होंने जो इनकम कमाई थी उस पर इनकम टैक्स भरा था, तो उस इनकम से उन्होंने जो असेट एक्वायर की होगी उस असेट पर एक्विजिट टैक्स नहीं लगेगा। या फ्रेंड्स अगर हमारे एसएससी ट्रस्ट का डिसोल्यूशन हुआ तो उन्होंने अपनी डिसोल्यूशन वाले मंथ के क्लोज होने से 12 मंथ्स में ऑल असेट्स ना सही, लेकिन जो भी असेट्स उन्होंने 1023C वाली बॉडी या 12 वाली या एबी रजिस्टर्ड ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ट्रांसफर कर दी, उस तक एग्जिट टैक्स नहीं लगेगा। हां उन्हें ऑल करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऑल ना सही कुछ कर दी है, तो चलो उनका रिडक्शन उनको मिलेगा। जब ये असेट्स हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो उनसे रिलेटेड जो लायबिलिटीज है वो हम एक्रेडिट इनकम में कैसे कंसीडर कर सकते, तो वो भी कंसीडर या नहीं होंगे। ओके, अब माय डियर फ्रेंड्स यहां पर हमें ये कैलकुलेशन जो करनी है वो विद रेफरेंस टू स्पेसिफाइड डेट यहां पर करनी है ना। तो स्पेसिफाइड डेट का मतलब हम किससे लेंगे, और जो टैक्स आपने ये एमएमआर से निकाला, ये टैक्स विद इन 14 डेज पे करना होता है। वो 14 डेज कहां से लिए जाएंगे, तो आइए वो केस स्पेसिफिक जो चीजें आपको गिवन है वो आपको रिकॉल करा देता हूं। तो स्पेसिफाइड डेट का मीनिंग हम किससे लेकर चलेंगे, इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स जो टैक्स ऑन एक्रेडिटेड इनकम अभी मैंने आपको हिंट किया था कि विद इन 14 डेज आपको पे करना होगा, तो वो जो 14 डेज की टाइम लिमिट की कंप्यूटेशन की जाएगी वो एक्चुअली कहां से कैसे की जाएगी, वो केस स्पेसिफिक यहां पर गिवन है। तो सबसे पहले अगर हमारे एसएससी स्पेसिफाइड पर्सन वही 12 एबी में रजिस्टर्ड ट्रस्ट या 1023C की अप्रूव्ड बॉडी, अगर वो किसी ऐसे फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर ले जो ट्रस्ट चैप्टर में रजिस्ट्रेशन या 1023C में अप्रूवल के लिए एलिजिबल ना हो। ओके, तो कब ये कन्वर्जन हुआ कहलाएगा, रिकॉल कीजिए। अभी अभी आपने देख रखी है वो चीजें कि अगर अब यहां क्या क्या पॉसिबल केसेस है कि अगर हमारे एसएससी ट्रस्ट का वो 12 एबी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए या 1023C की जो अप्रूवल है वो विड्रॉ कर ली जाए, है ना फ्रेंड्स, या हमारे एसएससी ट्रस्ट ने अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर दिया हो, जो उनके मेन ऑब्जेक्ट की जो जिस कंडीशन के साथ उनको रजिस्टर किया गया था उससे उसकी कंफर्मिटी में नहीं है। जैसे आपको मेडिकल रिलीफ के लिए रजिस्ट्रेशन मिला था और आपने हॉस्पिटल बंद करके स्कूल खोल लिया, है ना, इस तरह का केस। या फिर अभी आपने देखा था कि अगर ट्रस्ट ने अपने री रजिस्ट्रेशन री अप्रूवल के लिए अगर एप्लीकेशन नहीं दी, अगर उन्होंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से फाइनल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट उनको उसको कराना था, टाइमली उसके लिए अप्लाई नहीं किया, या उन्होंने रजिस्ट्रेशन अप्रूवल के रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं किया, तो यही तो वो केसेस थे ना फ्रेंड्स जो अभी आप देख कर आए हैं यहां पर, जो इवेंट्स और केसेस कवर्ड हैं 115 टीडी में। माय डियर फ्रेंड्स जो ये फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट में यही तो 3 केसेस थे ना जो आपने इस कन्वर्जन वाले केस के लिए अभी देखे थे। तो देखिए सबसे पहले अगर हमारे एसएससी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल अगर कैंसिल हो जाती है, तो सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल की कैंसिलेशन ऑर्डर की डेट को हम स्पेसिफाइड डेट ट्रीट करेंगे, उसके बेस पर हम उनकी एक्रेडिटेड इनकम कंप्यूट करके उस पर टैक्स चेक कर लेंगे। ओके, लेकिन पे करना है विद इन 14 डेज। तो 14 डेज कब से लगेंगे, अपील्स चैप्टर में रिकॉल कीजिए, आप ये देख कर आए हैं ना सेक्शन 253 में कि अगर कोई ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन ऑर्डर से अगर सेटिस्फाइड नहीं है, या कोई 1023C की बॉडी 1023C की अप्रूवल के विड्रॉन से अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो उसके अगेंस्ट में इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल के पास में अपील फाइल कर सकती हैं। ये पॉसिबल है, लेकिन 2 संभावनाएं बनती हैं कि हो सकता है कि ट्रस्ट ने अपील फाइल ना की हो सकता है कि ट्रस्ट ने अपील फाइल कर दी हो। सपोज ट्रस्ट ने अपील फाइल नहीं कर दी, तो आप याद कीजिए आईटीटी में अपील के लिए 60 डेज का टाइम होता है ना फ्रेंड्स, अब 2 मंथ्स भी हो गया है। याद कीजिए अपील चैप्टर में आप देखते हैं ना, तो पहले 60 डेज की टाइम लिमिट स्पेसिफिक थी, अब 2 मंथ्स के फॉर्म में वो ला दी गई है। एक्चुअली यहां तक तो हम ये डिसाइड कर ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते कि ट्रस्ट ने अपील फाइल नहीं की, क्योंकि यहां तक तो उनके पास में कभी भी अपील में जाने का राइट है ना। तो अपील की टाइम लिमिट जिस डेट पर समाप्त होने जा रही है, हां उससे 14 डेज ट्रस्ट को मिलेंगे, किसके लिए, एक्रेडिटेड इनकम के इस एमएमआर से कंप्यूट किए गए टैक्स को जमा कराने के लिए। लेकिन सपोज ट्रस्ट ने आईटीडी में अपील कर दी थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, आईटीडी ने रजिस्ट्रेशन अप्रूवल कैंसिलेशन को कंफर्म करता हुआ ऑर्डर पास कर दिया, तो अब वो आईटीएटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के कंफर्मेशन का ऑर्डर एसएससी को जब मिलेगा उससे 14 डेज उन्हें मिलेंगे, किसके लिए, एक्रेडिटेड इनकम का टैक्स जमा करा के देने के लिए। देन फ्रेंड सपोज हमारे ट्रस्ट ने अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया और फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दी नहीं, या दी थी लेकिन वो रिजेक्ट हो गई,
तो सबसे पहले तो चाहे कोई भी केस हो, एक्चुअली जिस डेट पर ट्रस्ट ने अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया उस डेट को स्पेसिफाइड डेट कहलाएगा, कहा जाएगा। उसके बेस पर एक्रेडिटेड इनकम एंड उसका एमएमआर से टैक्स निकाल लिया जाएगा। ये 14 डेज में जमा कराना है, तो सर कब से 14 डेज लिए जाएंगे? तो फ्रेंड, जहां ट्रस्ट ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी नहीं, तो ऐसे केस में तो जिस भी ईयर में उन्होंने अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया था उस ईयर के क्लोज होने से 14 डेज के अंदर अंदर उन्हें यह टैक्स जमा कराना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी थी, वो बात अलग है कि रिजेक्ट हो गई, तो क्या आपने रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में आईटीडी में अपील फाइल की? सर नहीं। तो कब तक कर सकते थे आप? जब तक अपील फाइल कर सकते थे तब तक तो हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि आपने अपील फाइल नहीं की, क्योंकि आप कभी भी जा सकते हो। तो जो टाइम लिमिट है उसमें कभी भी जा सकते हो, तो वो टाइम लिमिट जिस डेट पर समाप्त होने जा रही है वहां से 14 डेज आपको मिलेंगे। किसके लिए? इस एक्रेडिटेड इनकम के टैक्स, दैट इज एग्जिट टैक्स को जमा करा के देने के लिए। लेकिन सपोज ट्रस्ट ने अपील फाइल की थी उस फ्रेश रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, आईटीटी ने उस रिजेक्शन को कंफर्म किया, तो वो रिजेक्शन कंफर्मेशन ऑर्डर जिस डेट पर ट्रस्ट को मिलेगा उस डेट पे 14 डेज में उनको जो एग्जिट टैक्स है वो जमा कराना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपने जो नॉन अपील और अपील वाले ये दोनों केसेस के लिए जो चीजें यहां पर देखी, बिल्कुल नॉन अपील और अपील वाले केस के लिए सेम लाइन पर जो चीजें हैं वो यहां पर ये एग्जिस्ट कर रही हैं। और आइए जरा अब मैं आपको ले आता हूं थोड़ा आगे, जो थर्ड केस था कन्वर्जन का। देखिए, जहां ट्रस्ट ने अगर नई स्कीम में री रजिस्ट्रेशन के लिए या प्रोविजनल से फाइनल में रजिस्ट्रेशन के लिए या फाइनल रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी के बाद उसके रिन्यूअल के लिए जिस टाइम तक उन्हें अप्लाई करना था उनके पार्ट पर फेलर रहा, तो जो एक्चुअली एप्लीकेशन की टाइम लिमिट की का लास्ट डे होगा, वो लास्ट डे यहां पर स्पेसिफाइड डेट कहलाएगी कि भाई इन्हें री रजिस्ट्रेशन जैसे 30 नवंबर 24 तक करना चाहिए था, तो 30 नवंबर 24 की जो डेट है वो बन गई स्पेसिफाइड डेट। ओके, एग्जांपल लिया है केवल ये, तो उसके बेसिस पर हम एक्रेडिटेड इनकम और एमएमआर से उसका टैक्स कंप्यूट कर देंगे। लेकिन ये टैक्स आपको 14 डेज में जमा भी तो कराना है, तो सर कब से 14 डेज? तो वो लास्ट डे आपकी एप्लीकेशन के रिन्यूअल वगैरह के लिए जो लास्ट डे टाइम लिमिट में आपका आ रहा है, जैसे आपको नई स्कीम में री रजिस्ट्रेशन के लिए 30 जून 24 तक आना था, तो वो डे जिस प्रीवियस में आ रहा है, लाइक 24-25 में आ रहा है, तो उसका जो एंडिंग डेट है 31 मार्च 25, वहां से 14 डेज आपको मिल जाएंगे। किसके लिए? आपको वो एग्जिट टैक्स जमा करा के देने के लिए। अब 115 टीडी में तो कुछ और भी केसेस कवर्ड थे, याद उठाइए, कि जहां हमारे एसोसिएट ट्रस्ट किसी गलत एंटिटी के साथ मर्ज हो गए, मतलब ऐसी एंटिटी के साथ में जिसका उनके सिमिलर ऑब्जेक्ट नहीं है, या जो 1023 सी या 12 में रजिस्टर्ड अप्रूव्ड नहीं है, या ना जिसका आपके सिमिलर ऑब्जेक्ट ना वो 12 या 1023 सी में कहीं रजिस्टर्ड अप्रूव्ड है, तो ऐसे केस में डेट ऑफ मर्जर ही स्पेसिफाइड डेट कहलाएगी। उसके बेस पर एक्रेडिटेड इनकम एमएमआर से टैक्स निकाल देना, और जमा कराना कब तक है? बहुत आसान है, डेट ऑफ मर्जर से 14 डेज के अंदर अंदर। सपोज हमारे एसोसिएट ट्रस्ट का डिसोल्यूशन होता है, और वो डिसोल्यूशन वाले मंथ के क्लोज होने से 12 मंथ्स के अंदर अंदर अपनी ऑल असेट्स का वो 12 या 1023 सी वाली बॉडी को डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में सबसे पहली बात कि जो डेट ऑफ डिसोल्यूशन है वही स्पेसिफाइड डेट कहलाएगी। उसके बेस पर एक्रेडिटेड इनकम और एमएमआर से टैक्स निकाल देंगे हम, लेकिन कम जमा कराना है 14 डेज के अंदर अंदर ना, तो वो 14 डेज कब से लेंगे? तो फ्रेंड्स, डिसोल्यूशन वाले मंथ के क्लोज होने से 12 मंथ तक तो हम उनको टच कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने उनको खुद टाइम दिया है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर आप इस डेट तक नहीं डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वायलेशन में केस आएगा, है ना। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस केस में माय डियर फ्रेंड्स आपने बस क्या कंसीडरेशन में लेकर चलना है कि जो डिसोल्यूशन वाला मंथ है, सच डिसोल्यूशन, ओके, जो डिसोल्यूशन वाला मंथ है उस डिसोल्यूशन वाले मंथ के क्लोज होने से 12 मंथ्स की जो टाइम लिमिट हमने आपको खुद अपनी तरफ से परमिट की है, वो जिस डेट पर समाप्त होने जा रही है, वहां से हम आपको जो 14 डेज का टाइम है वो अलाउ करेंगे। किसके लिए? एग्जिट टैक्स को जमा करा के देने के लिए। लेकिन सपोज हमारे एसोसिएट ट्रस्ट के पार्ट पर हमें फेलर नजर आता है, जो टाइम लिमिट हमने आपको दी हुई है, अगर उस टाइम लिमिट में रहकर अगर ये ट्रस्ट उस एक्रेडिटेड इनकम के टैक्स दैट इज एग्जिट टैक्स के पेमेंट में अगर डिफॉल्ट अगर शो करते हैं, तो एक तो वो 14 डेज के नेक्स्ट डे दैट इज 15th डे से उस अनपेड टैक्स पर 1% पर मंथ की रेट से इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल बनेंगे। दूसरा, आपको असेसिन डिफॉल्ट ट्रीट किया जा सकेगा, अकॉर्डिंगली जो 220 सबसेक्शन 2 का इंटरेस्ट 221 की पेनल्टी है वो एओएन पर लगा पाएगा। और एक खास बात फ्रेंड्स, अगर डिसोल्यूशन वाला केस है
तो डिसोल्यूशन के केस में वो असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने 12AA AB या 1023C वाली बॉडी से अलग किसी एंटिटी को कर दिया होगा, तो वो पेई रेसिपिएंट एंटिटी भी असेसी इन डिफॉल्ट ट्रीट की जा सकेगी, लेकिन उनकी लायबिलिटी आपसे उनको जितनी असेट्स रिसीव हुई हैं उस हद तक ही कहलाएगी, मतलब उनकी जो पर्सनल पॉकेट है वो अफेक्ट नहीं की जाएगी। 115 TF में ये उनको सिक्योरिटी एक तरह से दी गई। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपको याद दिला दूं, लॉ मेकर्स ने वो 1023C वाले अप्रूव्ड बॉडी या 12AA या AB के रजिस्टर्ड ट्रस्ट, उनके अलावा उनके ट्रस्टी और प्रिंसिपल ऑफिसर तक को यहां पर लायबल बना रखा है। ओके, देन माय डियर फ्रेंड्स मैं ले चलता हूं अब आपको एक और एग्जाम पर्पस के लिए रेलिवेंट एरिया में इसी एग्जिट टैक्स से रिलेटेड। आप पहले तो ये रिकॉल कीजिए कि आपको जो एक्रीडिटेड इनकम के टैक्सेशन, दैट इज एक्रीडिटेड टैक्स का जो बेस है वो क्या है, एक्रीडिटेड इनकम है ना फ्रेंड्स, एक्रीडिटेड इनकम। एक्रीडिटेड इनकम में आपको ट्रस्ट की जो ऑल असेट्स की एफएमबी है वो लेनी है, तो ये जो कंप्यूटेशन आप करोगे वो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में आपको करनी होगी। प्रेस्क्राइब्ड मेथड जो इस रिलेशन में गिवन है कहां, रूल 17CB में, उससे आपको ये जो एक्रीडिटेड इनकम है वो कंप्यूट करके लानी होगी। तो वो रूल 17CB भी मैं आपको रिफ्रेश करा देता हूं क्योंकि एग्जाम में उस पर उसका यूज नॉर्मली आपको एक्रीडिटेड इनकम दैट इज एग्जिट टैक्स वगैरह में आपसे टेस्ट कर लिया जाता है। तो देखिए सब एक्चुअली कैसे कंफ्यूज किया जाता है कि एसएससी ट्रस्ट का 115 TD में केस फॉल कर रहा है, अब उनके पास में कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, अब उसकी एफएमबी क्या लेनी है, उसके लिए आपको ओपन मार्केट प्राइस भी दे दिया, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू भी दे दी, बुक वैल्यू भी दे दी, है ना, राइट माय डियर फ्रेंड्स। आफ्टर रिवैल्यूएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट भी दे दी। आप क्या लेंगे यहां पर, जो फिगर हायर होगी वो लेंगे, नहीं, जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और ओपन मार्केट प्राइस दैट इज जो गिवन एफएमबी विच एवर इज हायर, इनका हायर लेंगे। ओके, तो बुक वैल्यू वगैरह एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ज्यादा दे देते हैं जो यूजलेस होती हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा फिगर पर दिखा देते हैं, तो उस तरह की दिक्कत ना हो जाए इसलिए आईएएस रूल को भी क्विकली रिफ्रेश करा देता हूं। हमारे जो एसएससी ट्रस्टेड 12BB में रजिस्टर्ड थे लेकिन ये किसी गलत एंटिटी के साथ में मर्ज हो गए, मान लेते हैं इस डेट पर, तो यही डेट बन जाएगी स्पेसिफाइड डेट, उनकी एक्रीडिटेड इनकम इस डेट के बेस पर निकाली जाएगी, एमएमआर से टैक्स लायबिलिटी उनकी चेक की जाएगी। नॉर्मली लॉ कहता है एक्रीडिटेड इनकम में हम उनकी ऑल असेट्स की एफएमबी लेंगे और लायबिलिटीज माइनस करेंगे, राइट। अच्छा, कुछ एक्सेप्शन आपने लॉ में देखे भी थे कि वो एग्रीकल्चर इनकम से कोई एसेट एक्वायर वगैरह की गई हो तो उसको हटा दीजिए, उस तरह के केस को हटा के, है ना। अब मेनली हमें यहां पर ट्रस्ट की जो स्पेसिफाइड जो एक्रीडिटेड इनकम के लिए उनकी जो ऑल असेट्स की एफएमबी लेनी है उसमें हम ट्रस्ट की उस स्पेसिफाइड डेट पर जो बैलेंस शीट है वो चेक करेंगे, उसमें ट्रस्ट के पास में जो भी मोल प्रॉपर्टी होंगी उनमें से सबसे पहले रजिस्टर्ड वैल्यूर की रिपोर्ट के बेस पर, रजिस्टर्ड वैल्यूर के ओपिनियन में जो भी उस स्पेसिफाइड डेट पर, लाइक मर्जर की डेट पर हमारे इस एग्जांपल में उस स्पेसिफाइड डेट पर जो भी ओपन मार्केट प्राइस के इस डेट पर ओपन मार्केट में बेचा जाए तो ये क्या प्राइस फैच करेगी, जो एफएमबी चल रही होगी वो होगी, वो रखेंगे हम, और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से इसको कंपेयर करके विच एवर इज हायर को यहां पर एक्रीडिटेड इनकम का बेस बनाएंगे। सपोज एसएससी ट्रस्ट ने कि शेयर सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो कोटेड शेयर सिक्योरिटीज जो भी होंगे उनके लिए माय डियर फ्रेंड्स स्पेसिफाइड डेट पर, ओके, स्पेसिफाइड डेट पर, जैसे इस केस में आप देखिए ये जो स्पेसिफाइड डेट एग्जिस्ट कर रही है वो क्या है, गलत मर्जर वाली डेट 1 अक्टूबर 24 हमारे इस एग्जांपल में, तो इस स्पेसिफाइड डेट पर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जिस भी हाईएस्ट प्राइस पर वो सिक्योरिटी डील हुई थी और जिस भी लोएस्ट प्राइस पर वो सिक्योरिटी डील हुई थी उनका एवरेज, है ना, उनका जो एवरेज है वो हम यूज में ले लेंगे। सपोज स्पेसिफाइड डेट पर उन सिक्योरिटी में आरएससी में डीलिंग नहीं हुई थी तो उससे जो भी क्लोजेस्ट प्रेसिडेंट डेट पर डीलिंग हुई थी उस क्लोजेस्ट प्रेसिडेंट डेट का जो हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस का जो एवरेज है वो यूज में ले लिया जाएगा। अब हमें पता लगा कि हमारे जो एसएससी ट्रस्ट है ना माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो एसएससी ट्रस्ट है ये नाम दे देते हैं इनको XYZ ट्रस्ट, इनके पास में सपोज एक पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड के मान लेते हैं कि इक्विटी शेयर से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके, मैं मान रहा हूं XYZ ट्रस्ट इज हैविंग इक्विटी शेयर्स इन पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड। तो अब इसकी हमें एफएमबी जो लेनी है इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड की माय डियर फ्रेंड्स इक्विटी शेयर की जो एफएमबी है, मतलब एक अनलिस्टेड इक्विटी शेयर दैट इज पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड के शेयर की एफएमबी जानना चाहते हैं तो हम पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट में असेट साइड में जो भी बुलियन, ज्वेलरी, आर्टिस्ट, जो भी आर्टिस्टिक वर्क लाइक ड्राइंग, पेंटिंग, शेयर सिक्योरिटीज में जो कंपनी ने आगे इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो मतलब जो ये पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट में असेट साइड में जो भी ये स्पेसिफिक जो आइटम्स यहां पर आपने देखे इनकी जो भी एफएमबी होगी वो हम रखेंगे।
पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट में जो अदर असेट्स होंगी लाइक डेटर्स हैं, कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, फर्नीचर है, प्लांट मशीनरी वगैरह है, उनकी बुक वैल्यू लेंगे। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे सपोज पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट में असेट साइड में कोई एडवांस टैक्स का पेमेंट है, टीडीएस के डिपॉजिट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह है, तो वो हटा के। ओके, अच्छा, देन आप माय डियर फ्रेंड्स पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज होंगी वो माइनस कर देंगे। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो इनकी खुद की पेड अप शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी है, तो उस तरह के केस हटा के जो रिजल्ट आएगा माय डियर फ्रेंड्स वो नेट असेट कहलाएगा ना। हाँ, वो हम कह सकते हैं कि पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड की नेट असेट यहां पर कॉन्स्टिट्यूट करेगा। प्रैक्टिकली पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो भी पब्लिक में इशू कर रखे हैं उनसे आप डिवाइड कर देना। हाँ, उनसे जब आप डिवाइड करोगे तो माय डियर फ्रेंड्स यहां जो पर शेयर जो रिजल्ट आएगा वो पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड के शेयर की एफएमबी कहलाएगा। अब हमारे एसोसिएट ट्रस्ट के पास में सब उस 1000 शेयर्स हैं, तो हम जो पर शेयर प्राइस आई उसमें 1000 मल्टीप्लाई करके अपनी एसोसिएट ट्रस्ट के लिए उनके उस इन्वेस्टमेंट की एफएमबी यहां ट्रीट कर लेंगे। अब सपोज अनकोटेड सिक्योरिटी है लेकिन इक्विटी नहीं है, सपोज अनकोटेड प्रेफरेंस शेयर है, तो उनके लिए हमें कोई वर्किंग नहीं करनी। मर्चेंट बैंकर या एफसीए से जो रिपोर्ट है वो हम ले लेंगे, वो अपनी रिपोर्ट में जो ओपन मार्केट प्राइस बताएंगे वो हम यहां पर कंसीडर कर पाएंगे। सपोज एसोसिएट ट्रस्ट की बैलेंस शीट में असेट साइड में बुलियन, डायमंड, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग है या अदर असेट है, तो उनके लिए हम रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के बेस पर जो भी ओपन मार्केट प्राइस होगा वो ले लेंगे। लेकिन अगर कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऐसी पर्टिकुलर असेट के रजिस्ट्रेशन के वैल्यूएशन के लिए अगर नहीं है, तो फिर जो भी प्रोफेशनल वैल्यूअर बॉडीज होती है, प्रैक्टिकली इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यूअर वगैरह, उनके जो मेंबर होंगे ऐसे किसी वैल्यूअर से जो रिपोर्ट है वो ले लेंगे। सपोज ट्रस्ट साइड बाय साइड बिजनेस एक्टिविटी भी रन कर रहे हैं, तो जो उनके पास बिजनेस है उस बिजनेस के लिए आप नेट असेट्स उस बिजनेस की निकालेंगे, और तरीका यही है जो अभी आपने पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड की नेट असेट निकालने के लिए यहां पर देखा था। ओके, देन ट्रस्ट की बैलेंस शीट में असेट साइड में इनकम टैक्स लाइक टीडीएस, एडवांस टैक्स वगैरह गिवन है, या मिसलेनियस एक्सपेंस लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह गिवन है, तो उनको हम यहां पर एक्रेडिटेड इनकम की कंप्यूटेशन के टाइम पर इग्नोर करते हैं। ये रूल 17C भी कहता है। अब आपको लायबिलिटीज यहां पर माइनस करनी है ना, तो आप क्या माइनस करेंगे? जो आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं, जो लोन एंड अदर लायबिलिटी ट्रस्ट की बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही है, जो प्रोविजन फॉर असर्टेन लायबिलिटीज है वो आप केवल कंसीडर करेंगे। मतलब कॉर्पस फंड हो गया, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटीज हो गया, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हो गया, कंटिजेंट लायबिलिटी हो गई, तो वो आप यहां पर कंसीडरेशन में नहीं लेंगे। ओके, तो ये मैंने क्विकली आपको ये जो रूल 17C भी है वो माय डियर फ्रेंड्स यहां पर रिफ्रेश करा दिया। और आइए एक छोटी सी बात रिकॉल कीजिए। अगर हमारे जो एसोसिएट ट्रस्ट है, सपोज उन्होंने कोई असेट खरीदी थी कभी 10 लाख की, बाद में सपोज उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो आपने 115 टीडी लगा दिया और वो 10 लाख की असेट 100 लाख की हो गई थी उसकी एफएमबी उस टाइम पर, तो आपने 100 लाख के बेस पर उन पर से एमएमआर से टैक्स भी ले लिया। अब बाद में वो उस असेट को अगर बेचते हैं तो कैप गेन की जब कंप्यूटेशन करोगे तो क्या आप केवल 10 लाख रुपीस का रिडक्शन दोगे जबकि आप 100 लाख तक एमएमआर से उनसे टैक्स ले चुके हो? तो ऐसा नहीं। जो 115 टीडी में एफएमबी एमएमआर के लिए कंसीडर की जा चुकी है, अब वो आगे के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का काम करेगी। अब जब उसे आप उस असेट को जब आप ट्रांसफर करोगे तो आगे कैप गेन टैक्सेशन के लिए काउंटिंग वहां से शुरू होगी। सेक्शन 49(8) में लॉ मेकर्स ने सिंपल सा मैसेज हमें पास ऑन किया, और जैसा 115 टीडी में आपने देखा वैसा ही फर्दर कंफर्म करते हुए एक नया सेक्शन 12AC लाया गया। अभी जैसा 115 टीडी में आप देख कर आए हैं, देखिए कि अगर हमारे 12AB में जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन है या 1023C में जो अप्रूव्ड बॉडी है, अगर वो किसी ऐसे अदर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन के साथ मर्ज हो जाते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, वो किसी अदर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन के साथ में मर्ज हो जाते हैं, ओके, तो उस केस में ये जो एग्जिट टैक्स वाले जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। हाँ, वो अप्लाई नहीं होंगे। कब? तो देखिए यहां पर जब उस अदर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन का हमारे एसएससी के सिमिलर ऑब्जेक्ट होगा, वो अदर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन 12AB या 1023C में रजिस्टर्ड या अप्रूव्ड नजर आएगा, और वो मर्जर ऐसी कंडीशन फुलफिल करता हुआ नजर आएगा जिनको बोर्ड प्रेस्क्राइब कर दे, तो उस केस में एग्जिट टैक्स के जो प्रोविजंस है वो नहीं लगेंगे। तो ये आपने 115 टीडी में भी अभी देखा था। अब इस नए सेक्शन से बस क्या हुआ है, ये और साथ में ऐड हो गया है कि तब 115 टीडी के प्रोविजन नहीं लगेंगे जब जिसके साथ आप मर्ज हुए थे उसका आपके सिमिलर ऑब्जेक्ट है, वो भी 12AB या 1023C में रजिस्टर्ड है, अप्रूव्ड है। दैट्स नॉट इनफ।
115 TD के प्रोविजन तब नहीं लगेंगे जब कुछ कंडीशन बोर्ड इस रिलेशन में जो और प्रेस्क्राइब करे वो भी फुलफिल होनी चाहिए। तो अभी तक जो चीजें मैंने आपको रिफ्रेश कराई वो पब्लिक ट्रस्ट के लिए थी। अब प्राइवेट ट्रस्ट जिनको कोई एग्जामिशन नहीं है उनकी इनकम पर तो हम टैक्स लगाएंगे। एक्चुअली देखेंगे कि प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में क्या बेनिफिशियरीज एंड उनके शेयर्स डिटरमिनेट है, नोन है, तो ईच बेनिफिशियरी से एट्रीब्यूटेबल जो भी शेयर होगा वो उस ट्रस्ट के ट्रस्टी के हैंड्स में एज रिप्रेजेंटेटिव असेसी टैक्स के लिए लाइबल बनेगा, लेकिन रेट वही लगेगा जो बेनिफिशियरी की टोटल इनकम में एग्जिस्ट करता है। तो अगर कोई बेनिफिशियरी फर्म है थ्योरेटिकली स्पीकिंग तो फर्म का रेट लगाएंगे उस ट्रस्टी के हैंड्स में, उस फर्म से एट्रीब्यूटेबल शेयर को लेकर, है ना, राइट। अगर सपोज कोई इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट वगैरह। लेकिन हमें तो पता लगा क्या कि हमारे असेसी तो ऐसे प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है जिसमें बेनिफिशियरीज के जो शेयर्स है वो अननोन है, तो फिर ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है वो एमएमआर से टैक्स पे करने के लिए लायबल बनेंगे। अब ये एमएमआर 39% या 42.744% एज द केस में भी। ओके, अगर 115 बीएससी के डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है तो फिर एमएमआर वही 25% सरचार्ज के बाद में 39, और नहीं तो फिर 42.744%, वो 37% सरचार्ज के साथ में। अब एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट एरिया है वो क्या है कि जहां पर बेनिफिशियरीज के शेयर्स प्राइवेट ट्रस्ट में अननोन है फिर भी एमएमआर एप्लीकेबल नहीं होगी अगर केस फॉलोइंग लिस्ट में कहीं फॉल कर जाए कि उस ट्रस्ट के किसी भी बेनिफिशियरी की जो अपनी पर्सनल इनकम है वो अगर मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स दैट इज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड नहीं कर रही है, या कोई भी बेनिफिशियरी किसी भी ट्रस्ट का बेनिफिशियरी में नजर नहीं आ रहा है, या सपोज जो इनकम है वो ऐसे प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में रिसीव हो रही है जो क्रिएटर का मतलब सेटलर का विल के थ्रू क्रिएटेड ट्रस्ट था, और वो उस क्रिएटर ने, उस सेटलर ने, ऑथर ने केवल एक इकलौता यही ट्रस्ट है जो क्रिएट किया है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई ट्रस्ट, कोई प्राइवेट ट्रस्ट अगर विल के थ्रू क्रिएट हुआ है और ये क्रिएटर का अगर सिंगल ट्रस्ट अगर रहा है तो ऐसे विल के थ्रू क्रिएटेड ट्रस्ट में जो इनकम आएगी उस पर एमएमआर नहीं लगाया जाएगा। ओके, या फिर फ्रेंड्स कोई ट्रस्ट नॉन टेस्टामेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब विदाउट विल क्रिएट हुआ है 1970 से पहले, मार्च 1970 से पहले, और वो ट्रस्ट अगर इंडिविजुअल अगर ऑथर मतलब सेटलर रहा है तो उसने अपने रिलेटिव्स के बेनिफिट के लिए वो ट्रस्ट क्रिएट किया है, वे रिलेटिव जो अपने सपोर्ट एंड मेंटेनेंस के लिए होली और मेनली उस सेटलर पर ही डिपेंडेंट रहे हों। ओके, या सपोज सेटलर अगर एचयूएफ रहा है तो एचयूएफ ने अपने मेंबर्स के एक्सक्लूसिव बेनिफिट के लिए वो ट्रस्ट क्रिएट किया हो, वे मेंबर जो अपने सपोर्ट एंड मेंटेनेंस के लिए उस एचयूएफ पर ही सोलली डिपेंडेंट रहे हों, तो ऐसे केस में भले प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में बेनिफिशियरीज के शेयर्स अननोन हो एमएमआर नहीं लगेगा। तो सर क्या लगेगा अगर केस यहां पर कहीं फॉल करता है? तो जो टैक्स है वो माय डियर फ्रेंड्स एओपी के केस में जो नॉर्मल रेट एप्लीकेबल होती है दैट इज वो स्लैब रेट वाला एओपी का केस, उससे टैक्स लेवी किया जाएगा। सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 में लॉ मेकर्स ने ये जो एक्सेप्शनल केसेस है एमएमआर के वो यहां पर भी दिए हैं। ओके, और अब मैं आपको सेक्शन 1023 सी भी आइए एग्जाम के लिए जितना नेसेसरी है वो रिफ्रेश करा देता हूं। सेक्शन 1023 सी में बेसिकली जो यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन जैसी जो बॉडी है उनकी सेक्शन 1023 सी के सब क्लॉज 3 ए बी से सब क्लॉज 6 ए तक जो एग्जामिशन है वो दी गई है। पहले के क्लॉजेस में, पहले के जो सब क्लॉजेस हैं उनमें तो जैसे 1023 सी सब क्लॉज 1, 2 वगैरह में तो जो स्पेसिफिक बॉडीज है जैसे प्राइम मिनिस्टर, नेशनल रिलीफ फंड वगैरह उस तरह की बॉडी के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जामिशन कंफर्म की गई है। तो मेनली फ्रेंड्स जो यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन, अदर स्पेसिफाइड चैरिटीज की जो एग्जामिशन है वो यहां पर एग्जिस्ट कर रही है। जैसे आप रिकॉल कीजिए फ्रेंड्स, कोई भी यूनिवर्सिटी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सोलली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस बनी हो, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, अगर उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अगर उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो सेंट्रल स्टेट है, उनके द्वारा अगर होली या सब्सटेंशियली फाइनेंस कर दिया जाए तो वो 1023 सी सब क्लॉज ए बी में एग्जामिशन के लिए एलिजिबल है। ऐसे ही एसी में कोई ऐसा हॉस्पिटल या अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो सोलली एग्जिस्ट करते हो किसके लिए, तो फॉर फिलैंथ्रोपिक पर्पसेस, मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए, ओके, एंड नॉट फॉर प्रॉफिट, और वो होली या सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हो गवर्नमेंट से। ओके, अब यहां पर होली तो समझ आता है, लेकिन सब्सटेंशियली का मतलब हम किससे लेकर चलेंगे, या ट्रस्ट की जो टोटल रिसीट्स इंक्लूडिंग डोनेशंस उसका 50% ज्यादा जो पोर्शन है वो उन्हें गवर्नमेंट से मिला हो, तो जो गवर्नमेंट ग्रांट उनके पास आई है ना
वो अगर उनकी टोटल रिसीट्स के 50% से एक्सीड करती है तो फिर हम कहेंगे कि जहां टोटल रिसीट्स में 50% से ज्यादा कंपोनेंट अगर गवर्नमेंट से आपको मिला है तो इसका मतलब आप गवर्नमेंट के द्वारा सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हैं। लेकिन फ्रेंड सपोज कोई यूनिवर्सिटी मान लेते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा होली सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड नहीं है, वो सोनली एजुकेशनल पर्पस के लिए, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, तो हम चेक करेंगे अगर उनकी एग्रीगेट एनुअल रिसीट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो वो थर्ड एडी में। ऐसे ही कोई हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो फिलैंथ्रोपिक पर्पसेस के लिए मतलब पब्लिक बेनिफिट के लिए वो बने हैं न कि प्रॉफिट के लिए, तो उनकी एग्रीगेट एनुअल रिसीट्स अगर 5 करोड़ ज्यादा नहीं है तो वो थर्ड एसी इन सेक्शन 1023 सी में सब क्लॉज थर्ड ए में एग्जामिशन के लिए एलिजिबल है। अब आप देख रहे हैं ये जो केसेस मैंने आपके सामने रखे हैं यहां पर कोई अप्रूवल की बात नहीं चल रही है। 1023 सी की एग्जामिशन के लिए अप्रूवल मस्ट नहीं है। ओके, बिना अप्रूवल वाले केसेस भी हैं। ओके, मैं एम्फेसिस इसलिए यहां पर सप्लाई कर रहा हूं क्योंकि जो फाइनेंस एक्ट 24 की अमेंडमेंट्स आई हैं वो इन सब क्लॉजेस के लिए नहीं है। पहले मैं आपको जो अभी भी लेटेस्ट मैंने डिस्कशन किया है, ये जो 5 करोड़ की लिमिट आप देख रहे हैं, हो सकता है कि हमारे एसोसिएट ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन के पास में मान लेते हैं कि एक हॉस्पिटल भी है, एक स्कूल भी है। ओके, मान लेते हैं वो सोलली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए उस स्कूल को रन कर रहे हैं, वो सोलली मेडिकल पर्पसेस के लिए, फिलैंथ्रोपिक पर्पसेस के लिए हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं। दोनों की अलग अलग रिसीट 5 करोड़ से कम है लेकिन एग्रीगेट 5 करोड़ से क्रॉस कर रही है, तो क्या बेनिफिट मिल पाएगा इन सब क्लॉजेस में? द आंसर इज नो। याद कीजिए फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट आपको एग्जाम के लिए मेनली कैरी करना है। ओके, तो बेसिकली थर्ड सब क्लॉज थर्ड एडी और एई दोनों के अगर आपके पास में अगर केसेस हैं तो ऐसे केस में आपको एग्जामिशन इन क्लॉजेस में नहीं मिल पाएगी। कब? अगर आपकी जो इन एग्रीगेट रिसीट्स है वो थर्ड एडी और थर्ड एई वाले वो अगर 5 करोड़ से क्रॉस कर जाए। तो मतलब क्या कि जो 5 करोड़ की लिमिट है वो क्वा टैक्स पेयर है, क्वा एक्टिविटी नहीं। ओके फ्रेंड्स, अच्छा आइए जरा आप कुछ स्पेसिफिक से केसेस में आपको रिकॉल कराता हूं। सपोज कोई ऐसा फंड इंस्टीट्यूशन है जो चैरिटेबल पर्पस के लिए क्रिएट हुआ, जिसको प्रिंसिपल कमिश्नर ने उस ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस, इनफैक्ट उनकी किसी पर्टिकुलर स्टेट या एक से अधिक स्टेट्स में या थ्रू आउट द इंडिया इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए अगर उनको अप्रूव कर दिया, जैसे जेआरडी ट्रस्ट वगैरह, तो इनको सेक्शन 1023 सी सब क्लॉज 4 में। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स कोई भी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन जो होली रिलीजियस पर्पसेस के लिए हो या वो रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए हो, जिनको प्रिंसिपल कमिश्नर अप्रूव कर दें एक्चुअली अपने इन ऑब्जेक्ट्स के लिए इनकम के एप्लीकेशन को इंश्योर करते हुए, तो वो सब क्लॉज 5 में एग्जामिशन के लिए एलिजिबल बन पाएंगे। ऐसे ही कोई भी अदर यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो सोलली एजुकेशनल पर्पस के लिए ना कि प्रॉफिट पर्पस के लिए, तो अब ये पक्की बात है ना गवर्नमेंट के द्वारा होली या सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड होगी, ना ही इनकी रिसीट 5 करोड़ से कम होंगी, मतलब ज्यादा ही होंगी, तो इसलिए वो पहले एग्जामिशन अर्लियर क्लॉजेस सब क्लॉजेस में नहीं ले पा रही होंगी। तो हाँ, वो प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर उन्हें अप्रूव कर दें तो वो सब क्लॉज 6 में। ऐसे ही हॉस्पिटल जो ऊपर नहीं कवर हो पा रहे हैं उनको अगर प्रिंसिपल कमिश्नर अप्रूव कर दे तो वो सब क्लॉज 6A में एग्जामिशन ले पाएंगे। तो ये जो लास्ट के जो 4 केसेस आपने अभी देखे, ये जो लास्ट के 4 केसेस माय डियर फ्रेंड्स आपने अभी देखे, इनमें आप देखिए अप्रूवल एग्जामिशन के लिए 1023 सी में यहां पर जरूरी है। ओके ना फ्रेंड्स, ये जो केसेस हैं इनमें 1023 सी में अगर आपने अप्रूवल ली होगी तो एग्जामिशन के लिए आप एलिजिबल बनेंगे। लेकिन अब जो 1023 सी का ये जो एग्जामिशन रिजीम रहा है और जो ट्रस्ट चैप्टर में 12A का जो एग्जामिशन एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन का जो रिजीम रहा है, अब इनके मर्जर का टाइम आ गया। एक्चुअली ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स अमेंडमेंट्स लाकर जो एक अलाइनमेंट है वो दोनों रिजीम में बनाने की कोशिश की गई और अब लॉ मेकर्स को ये दोनों रिजीम आगे कंटिन्यू करने में इंटरेस्ट उनका नहीं है, तो इसलिए उन्होंने अब क्या अमेंडमेंट ला दी है कि 1 अक्टूबर 24 से पहले ही अगर एग्जामिशन के लिए आपने अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन अगर दी होगी तो वो आपकी एप्लीकेशन डिटेन की जाएगी। मतलब क्या कि जो 1023 सी में सब क्लॉज 4, 5, 6 और 6A में जो आपको अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन देनी है ना, हाँ तभी तो अप्रूवल मिलेगी। तो वो अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन आपने 30 सितंबर 24 तक दे दियो। 1 अक्टूबर 24 ऑनवर्ड्स अब आप एप्लीकेशन अगर लाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। राइट ना फ्रेंड्स, तो एक ट्रांजिशन वाली जो अमेंडमेंट है कि अब अगर कोई इंस्टीट्यूशन 1023 सी के लिए अदरवाइज क्वालिफाई कर भी सकती थी तो 1 अक्टूबर 24 ऑनवर्ड्स वो 12AB में रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 12A में अप्लाई करें।
ओके, 12A भी में रजिस्ट्रेशन लें, ट्रस्ट चैप्टर में एग्जामिशन क्लेम करें। ओके, तो फ्रेंड्स ये आइडिया रहा है, लेकिन जैसा कि मैं आपको हिंट कर चुका हूं कि जो होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस वाले केस है या 5 करोड़ की लिमिट वाले जो केस है, वहां पर अप्रूवल की कोई जरूरत ही नहीं होती, इसलिए अमेंडमेंट का वहां पर कोई रेलिवेंस नहीं है। उनके लिए जो एग्जामिशन है वो 1023C की जैसे पहले थी वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। ओके राइट ना फ्रेंड्स, तो बस केवल और केवल वो बॉडी जिनके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड है उनके लिए इस 1023C में सनसेट ला दिया गया है। और सपोज 1 अक्टूबर 24 से पहले एप्लीकेशन आ चुकी है, अब इस डेट के बाद एप्लीकेशन तो एसएससी इंस्टीट्यूशन दे नहीं पाएंगे, लेकिन इससे पहले जो एप्लीकेशन वो दे चुकी हैं उन एप्लीकेशंस को जो इस 1 अक्टूबर को अगर पेंडिंग चल रही हैं तो उनको इंटरटेन किया जाएगा, उनमें अप्रूवल दिया जाना बनता है तो दिया जाएगा, राइट। सिमिलरली फ्रेंड्स 1 अक्टूबर 24 को जो भी 1023C में अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट कर रही हैं उनकी जो 1023C की जो एग्जामिशन है वो बरकरार रहेगी, हाँ तब तक जब तक 1023C की वो अप्रूवल अलाइव है। जैसे 5 इयर्स के लिए मिली होगी, 5 इयर्स वैलिडिटी ऑफ अप्रूवल 1023C की नया जो फाइनेंस एक्ट 21 से जो अमेंडमेंट आई है उसमें 5 इयर्स जैसे ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिडिटी है, वैसी 1023C की अप्रूवल की वैलिडिटी रही है। तो 1 अक्टूबर 24 को 1023C का जो अनएक्सपायर्ड पीरियड रहा होगा आपकी अप्रूवल का, आप उस अनएक्सपायर्ड पीरियड में जो एग्जामिशन है वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जैसे ही वो पीरियड एक्सपायर होगा उसके बाद अब आप उस अप्रूवल को रिन्यू नहीं करा पाएंगे। अब आपको 12A में ट्रस्ट चैप्टर में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए पड़ेगा। अब आपको जो फ्रेश 1023C की अप्रूवल का रिन्यूअल नहीं बल्कि आपको 12AB में रजिस्ट्रेशन के लिए आना होगा, वहां पर आपकी अप्रूवल का रजिस्ट्रेशन में रिन्यूअल के थ्रू आपको जो इफेक्ट है वो दिया जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही है ना कि प्रिंसिपल कमिश्नर एम्पावर्ड है कि भाई आपकी अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अगर 1023C में 1 अक्टूबर 24 से पहले अगर अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन आई है तो उन्हें इंटरटेन करनी है ना, तो वो आपसे इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर सकेंगे आपकी एक्टिविटीज की जेन्युइननेस से सेटिस्फाइड होने के लिए, है ना। तो कोई अदर एक्ट के लॉ की रिक्वायरमेंट अगर आपको कंप्लाई विद करनी तो वो हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो अप्रूवल देने से पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो मांग सकेंगे, राइट। अगर कोई जैसा मैंने अभी कहा इंक्वायरी अगर जरूरी होगी तो वो कर सकेंगे, लेकिन अगर 1 अक्टूबर 24 ऑनवर्ड्स कोई इंस्टीट्यूशन नहीं मानती और वो एप्लीकेशन अगर 1023C के अप्रूवल के लिए ले आती है तो ऐसी एप्लीकेशन को भी इंटरटेन नहीं करेंगे, ऐसी एप्लीकेशन में वो कोई अप्रूवल ग्रांट नहीं करेंगे। ओके, तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना है कि 1 अक्टूबर 24 से पहले अगर एप्लीकेशन आ गई है, 1 अक्टूबर 24 को कोई एप्लीकेशन अगर पेंडिंग है तो उसको इंटरटेन किया जाएगा, उसमें अप्रूवल का ऑर्डर बने चांस बनता है। ओके, लेकिन 1 अक्टूबर 24 ऑनवर्ड्स अगर एसएससी एप्लीकेशन ही फ्रेश फाइल करेगा तो वो एप्लीकेशन डस्टबिन में जाएगी, वो इंटरटेन नहीं की जाएगी, उसमें जो ऑर्डर है वो कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर पास नहीं कर पाएंगे। बस मेनली ये चीज आपने यहां पर कैरी करनी थी। बेसिकली जैसे कॉर्पस डोनेशन आपने ट्रस्ट चैप्टर में देखा डोनर ट्रस्ट के लिए एप्लीकेशन में नहीं आता, वैसे यहां पर भी है। जैसे 20% का थ्रेशोल्ड वहां था चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन में, वो यहां भी वर्क करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 10 की नॉर्मली एग्जामिशन ना मिलना, अप्लाइड असेट पर डेप्रिसिएशन ना मिलना, इस तरह की जो ढेर सारी बातें माय डियर फ्रेंड्स जो हम ट्रस्ट चैप्टर में डिस्कस करके आए हैं वो 1023C के लिए भी एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स वो रिटर्न फाइलिंग वगैरह वाली रिक्वायरमेंट हो गई, है ना। तो मतलब जो भी पर्सनल ऑब्लिगेशंस अमेंडमेंट वगैरह हैं वो सारी जो चीजें हैं वो यहां कि भाई जैसे रिपेयर रिनोवेशन के लिए अगर आपको कोई डोनेशन मिलता है तो आप कॉर्पोरेट डोनेशन से ट्रीट कर सकते हैं। तो उस तरह की जो चीजें जो ट्रस्ट चैप्टर में आपने लगभग सारी चीजें देख रखी है ना, उस तरह की चीजें 1023C वाली बॉडी के लिए भी एग्जिस्ट करती हैं, तभी तो मर्जर का जो सीन है वो बना है। ओके, तो 1023C के लिए आप बस मेरा यही टारगेट था कि जो अमेंडमेंट लाई गई है वो अमेंडमेंट आपको मैं पास ऑन कर दूं, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो तो लगभग ट्रस्ट चैप्टर से ही मिलती जुलती हैं, और मेनली जिन केसेस के लिए अमेंडमेंट नहीं है 1023C स्टिल अलाइव है उनको मैं हाईलाइट कर दूं, राइट। तो ये मत सोचना कि 1023C खत्म हो रहा है। ओके, अमेंडमेंट के बाद में 1023C का वो अप्रूव्ड एंटिटीज वाला जो पार्ट है वो खत्म हो रहा है, राइट। और वो भी किस तरह से, वो भी आपको रिफ्रेश कराया। बाकी ये वाला जो पार्ट है इसके लिए 1023C जहां पर अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होती वो एज इट इज अलाइव रहेगा। ओके, तो हाँ, अब मैं कह सकता हूं कि इस रिवीजन सेशन के लिए फ्रेंड्स हमारा जो एजेंडा था कि मैं असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट चैप्टर इंक्लूडिंग 1023C को रिफ्रेश करना था, वो मैंने आपको जो चीजें हैं वो यहां पर रिफ्रेश करा दी हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रिवीजन सेशन में एक और नए टॉपिक और अच्छे टॉपिक से रिलेटेड आपको चीजें रिवाइज कराने के लिए। तो 8 मार्क्स की कवरेज वाला इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैंने बात की है, केवल एमसीक्यूज वगैरह और केस सिनेरियो में आपको ट्रस्ट चैप्टर से रिलेटेड बातें दी जाए वो बोनस है। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 8 मार्क्स की कवरेज वाला ये जो टॉपिक है वो हमने रिफ्रेश किया। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय टू यू, थैंक्स अ लॉट टू यू।